ओके, थैंक यू। काफी ज्यादा हम जिनके लिए स्ट्रगल करते हैं, जिन छोटी छोटी चीजों के लिए हम काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, कुछ थोड़ा सा हुआ नहीं कि कोई पेन किलर खा ली, कुछ थोड़ा सा नहीं हुआ कि कोई मेडिसिन ले ली, थोड़ा सा बारिश में भीग के आए, सर्दी होगी नहीं होगी कुछ पता नहीं है, उसके पहले ही मेडिसिन खा लेते हैं। हम यहाँ पे जो सीखेंगे या सिखाएंगे, हम यहाँ पे किसी पैथी की बुराई करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। हर एक पैथी के अपने अपने इम्पोर्टेंट्स हैं, अपने अपनी जगह पे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसी पैथीज हैं जिनको हम पूरी तरह से भूल चुके हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमने अननेसेसरीली, अनवांटेडली, बिना सोचते समझते हुए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे के रखे हुए हैं। तो इन्हीं सारी चीजों पे चर्चा होती है यहाँ पे इन क्लासेस में। आज का दिन, आज का दिन हम देखेंगे। टुडे इज द फर्स्ट डे, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट कि किस तरह से एक्यूप्रेशर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आप यूज करते हैं और आपको पता भी नहीं है। 40 दिन के इस प्रोग्राम में मैं लोगों को यही बताता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे यही सिखाऊंगा कि ये जो चीज है जिसे हम एडवांस एक्यूप्रेशर या एक्यूप्रेशर कहते हैं, या इसी को हिंदी में हम मर्म चिकित्सा कहते हैं, मर्मदाब चिकित्सा, मर्म भेद चिकित्सा, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर। एक्यूप्रेशर मर्म दाब चिकित्सा, प्रेशर देते हैं। एक्यूपंचर मर्म भेद चिकित्सा। तो इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, क्या है, कैसे है, कहाँ से आई है, ट्रेडिशनली एक्चुअली कहाँ से है, हमारी सोच समझ चीजों के बारे में कैसी है। हम मतलब पहले ये हुआ करता था, लोग किताबें खोल के भी देख लेते थे। आज का ये हालत है कि हम बुक्स को दूर से ही देख लेते हैं और खुद के अनुमान लगा लेते हैं। या बहुत सारे पिछले 1.5 सालों में यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बाकी की सोशल मीडियाज पे कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ दिया, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ दिया अगर, तो इतने यूट्यूबर्स आपको मिलेंगे जो इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, बाकी की चीजों को रोज कोई ना कोई उठ के नया पॉइंट कुछ ना कुछ बता दे रहा है। और वो जिन तरीकों से बताया जाता है, जिस तरीके से उसको इस्तेमाल करने की राय दी जाती है वहां पे, कई बार वो काफी चिंताजनक होती है वो चीजें। कई बार मैं उन लोगों को रिप्लाई करता हूँ कि भाई आप ये जो कर रहे हैं थोड़ा गलत है, इसको इस तरीके से बताइए तो ये हो सकता है। ये क्यों होता है? आधे अधूरे ज्ञान की वजह से होता है। कहीं तो कोई तो छोटा सा वर्कशॉप हम अटेंड कर लेते हैं और उसके बाद में सारे के सारे यहाँ पे एक्यूप्रेशर गुरु बन के बैठ जाते हैं। डेफिनेटली बहुत आसान है, आप आसानी से इसको कर सकते हो, करना भी चाहिए इसे। लेकिन कोई भी चीज करते समय आधा अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। तो उसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि वो करने में आसान रहे आपको। और जब एक्यूप्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं हम, जब हम ये कह रहे हैं कि ये काफी आसान है, तो उसी समय पे उसको पूरी तरह से समझना जरूरी है। सिर्फ पॉइंट के लोकेशंस को देख के समझना काफी नहीं होता। तो उसका इस्तेमाल क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, ये सारी चीजें भी, जो टेक्निकल चीजें कहते हैं, जो टेक्निकल नॉलेज होती है हर एक चीज की, इन टेक्निकल चीजों को भी वहां पे समझना जरूरी है। काफी सारे हैंड्स रेज हो रहे हैं यहाँ पे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा डेफिनेटली। आप जो भी पूछना चाहते हैं उसके बारे में भी मैं यहाँ पे बात करूंगा, देखेंगे। उठा लो, देखो कौन है, अभी डिस्टर्ब मत कीजिए। तो उसके बारे में भी बातें होंगी यहाँ पे। पहले हम देखेंगे सारी चीजें। लास्ट का, हर रोज की क्लास का आखिरी के आधा घंटा जो है ये आप लोगों के लिए होगा। आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने होंगे, जो भी डाउट्स होंगे आपके, जो भी चीज है, आप जिस चीज के बारे में आप एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं, जो पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ उसी के बारे में बात करूंगा। तो उसको आप एक पेपर पे नोट डाउन करते चलिए। मोस्ट प्रोबेबली मेरी कोशिश ये होती है कि लेक्चर खत्म होने से पहले आपके सारे के सारे जो डाउट्स हों वो क्लियर हो जाए, क्योंकि ये स्टडी ऐसी है, ये स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। अगर आप बीच में कहीं पे भी कोई भी एक स्टेप मिस कर देते हो तो आगे की चीजें समझना मुश्किल हो जाता है। और मेरा सिखाने का एक्सपीरियंस अच्छा है, काफी लंबा है। लोग
कहते हैं कि अच्छा सिखाता हूँ। आई डोंट नो, मुझे हर बार लगता है कि नहीं, इसमें और थोड़े एफर्ट्स होने चाहिए थे। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, प्लीज राइट इट डाउन, उसको आप राइट डाउन करके रख सकते हैं। हम लोग उसके बारे में आगे बात करेंगे अगले 3 या 4 दिन तक, जब तक आप लोग यहाँ पे जुड़ेंगे हम लोगों के साथ। हमेशा कोशिश कीजिएगा जब भी आप क्लास में एंटर करते हैं या एग्जिट कर रहे हैं या री एंटर करते हैं, आप ऑलवेज कीप योर माइक, ऑलवेज कीप म्यूट, मतलब आपका माइक जो है ऑलवेज कीप इट ऑन योर म्यूट। आपका कैमरा जो है वो भी बंद करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। अभी तो आज ज्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, लेकिन जहां तक मेरा अंदाज से बहुत सारे लोग होते हैं। हमने इस बार ज्यादा नहीं कर पाए हैं, रीजन मैं बता चुका आपको। अभी अभी पिताजी का भी देहांत हुआ है, भाई साहब भी हमारे बहुत बीमार थे। आज ये क्लास भी शुरू करनी थी, माता जी की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है मेरे, लेकिन फिर भी क्योंकि कमिटमेंट की थी, और काफी सारे लोग आप में से बहुत सारे पेशेंट्स संभाल के बैठे हुए थे कि क्लास कब शुरू होगा। काफी सारे लोग एडमिशंस ले चुके हैं। नो वन हैज मेड अ सिंगल कंप्लेंट कि सर कब है क्या है। सो क्लास शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको थैंक्स दूंगा, धन्यवाद दूंगा, जो आपने पेशेंस दिखाए हैं, जो आपने भरोसा दिखाया है, विश्वास दिखाया है, उसके लिए। तो आगे बढ़ते हुए आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले आप में से किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज गो अहेड, पूछ लीजिए, क्योंकि मैं क्लास स्टार्ट करने पे मैं नहीं चाहूंगा कि आप भी डिस्टर्ब हों और दूसरे लोग भी डिस्टर्ब हों। कैमरा चालू करने के बारे में बोल रहा था मैं, जब तक आप लोगों को पूछा नहीं जाए प्लीज कैमरा मत ऑन कीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड होते हैं सारे लेक्चर्स, और ये सारे के सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, जहां से दूसरे लोग इनको देखते हैं। और हम नहीं चाहते, या आप खुद नहीं चाहेंगे कि आप अपने घर में या आप जहाँ जहाँ कहीं पे भी बैठे हुए हैं, गलती से आपका कैमरा ऑन रह जाए और उस अवस्था में लोग आपको देखें। कई बार काफी भयानक अवस्थाओं में होते हैं लोग, तो हम वो नहीं चाहते। राम कुमार शर्मा जी, आपका सर हाथ, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ लीजिएगा। ओम प्रकाश दुबे जी, सर आपका सर माइक चालू है, आप कुछ। सर मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, आधे मिनट का सर शोक व्यक्त करना चाहता था, शोक संवेदना प्लीज सर। नहीं, मैं सुन नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। आधे मिनट के लिए शोक संवेदना व्यक्त करना चाहता था, तो भाई के लिए, पिताश्री के लिए। हाँ, तो कृपा करके आधा मिनट, कम से कम 1 मिनट, आधा मिनट शांति रख ले सर, थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल कृपा बिल्कुल। होगी। बिल्कुल सर। एक्चुअली ये चीजें कभी हुई नहीं है, कभी की नहीं है, तो इनका अनुभव थोड़ा कम है। सर और बिल्कुल, प्लीज, प्लीज जरूर सर, सर। 1 मिनट के लिए। नहीं नहीं, जरूर सर, आपने अपने सामने से रिक्वेस्ट की है तो उसके लिए डेफिनेटली, और मैं भी उसका ये चाहूंगा। तो आप सभी 1 मिनट लोगों सर, से निवेदन है कि हम एक 1 मिनट सर। हाँ, एक मिनट के लिए थोड़ा सा एक मौन धारण करेंगे, उन सभी के लिए जो आज हमारे बीच नहीं है, और उनकी ऊर्जाएं हमारे साथ है, हमारे बीच में है। वो चाहे मेरे घर के हों, चाहे आपके घर के हों, हर किसी ने अपने जीवन में किसी न किसी अपने बहुत करीबी को यहाँ पे हमने खोया हुआ है। तो उन सभी के लिए हमारे जो गुरु हैं, आदरणीय श्री माता प्रसाद खेमका सर, वो भी आज हमारे बीच नहीं है। तो उनके लिए भी, जो मेरे टीचर थे जिन्होंने मुझको एक्यूप्रेशर में लाया, मिस्टर जी सतीश राव, तो सतीश राव सर जो है हमारे, तो उनके लिए भी आज वो हमारे साथ नहीं है। मेरे पिताजी के लिए आज सुबह हमारे बड़े भाई साहब भी हमारे साथ नहीं है। तो उनके लिए भी एक 1 मिनट के लिए सिर्फ थोड़ा सा हम मौन रखेंगे, और उसके बाद हम शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर जी, कि आपकी वजह से क्लास, थैंक यू, आपकी वजह से क्लास डिस्टर्ब नहीं हो। बस यही 2-3 रिक्वेस्ट हैं छोटी सी आपसे। कई बार कुछ लोगों को लगता है कि जो 40 दिन की क्लास होगी हमारी, इसमें फीस बहुत ज्यादा लगती है उनको, 8,000 रुपीज। तो आज ही मुझे हमारी एक दोस्त कह लीजिए, उन्होंने एक मुझे मैसेज भेजा था सुबह। कोई है जो, जिन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसको उन्हें कहा था बिगेस्ट, इंडियाज बिगेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम करके, एक्यूप्रेशर का 7,000 रुपीज फीस रखी है। और उसमें आपको वो चीज सिखाने वाले हैं जो यहाँ पे हम अगले 4 दिन में सीखने वाले हैं।
सो आई डोंट थिंक सो कि 4 दिन के उस क्लास के लिए अगर 7,000 रुपीज पे हो रहे हैं, तो 40 दिन का आप जो सीखने वाले हैं तो उसके लिए 8,000 रुपीज, उसमें भी हम सिर्फ वो फीस नहीं होती है आपकी, तो जो आप फीस पे करते हो इन दैट यू ऑल्सो रिसीव, आप उसमें 10 से 12 आपको ट्रीटमेंट से भरी हुई पूरी पॉकेट बुक्स मिलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें सारे, तो वो सारी 10-12 आपको बुक्स मिलती हैं, आपको चार्ट बुक मिलता है उसमें, जो भी यहाँ पे हम सिखा रहे हैं उसके पीडीएफ सबके साथ शेयर किए जाते हैं, जो भी हम यहाँ कुछ सिखा रहे हैं रोज के रोज जो भी क्लासेस होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर की जाती है, जो लंबे समय तक के लिए वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, तो आप उनको जितनी बार चाहिए उतनी बार रिपीट करके आप देख सकते हैं। सेकेंडली, 20 डेज का क्लास खत्म होने के बाद हम फिर से पूरी की पूरी A to Z पूरा फ्रॉम द फर्स्ट डे टू लास्ट डे जितना भी पोर्शन है, चाहे उसके लिए कितने भी दिन लगे, जो भी पोर्शन है वो पूरा का पूरा रिपीटेडली हम पूरी रिवीजन लेते हैं विदाउट चार्जिंग अ सिंगल पेनी, एक एक पैसा भी बिना लिए हम पूरा का पूरा आपका वहाँ पे रिवीजन भी करवाते हैं इन अ सेम फीस। तो वो हिस्सा उसका हो गया। ये इसलिए बता रहा था क्योंकि जस्ट आई जस्ट सॉ दैट मैसेज, और मैसेज देखने पे मुझे पता चला कि जो हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे, जिन्होंने मुझको भेजा था मैंने भी उनको बताया कि आप ये हमारा 14 से 17 तारीख तक का जो क्लास है आप अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ आपके फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए, लेट देम नो दैट कि जो चीज के लिए आपको 7,000 रुपये बाहर दे के आपको सीखना है, वही चीज हम अपनी पूरी एफर्ट्स लगा देते हैं उसमें, आपको ज्यादा से ज्यादा आसान करके उसको सिखाने में, बहुत सिंपल है वो चीज यहाँ पे 4 दिन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है आपको। इजीली आप उन चीजों को समझ सकते हैं, इजीली आप ट्रीट कर सकते हैं, आप और किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं, आप अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, घर वालों की बीमारियां ठीक कर सकते हैं। ये 4 दिन का ये ट्रीटमेंट सेशन लेने का, ये फ्री ट्रीटमेंट सेशन लेने के पीछे का मेरा वन एंड ओनली उद्देश्य यही होता है कि आप मेडिसिन से जितना ज्यादा दूर रहोगे, आप मेडिसिन से जितना ज्यादा दूर रहोगे आपकी लाइफ उतनी सिंपल, इजी और हेल्दी होगी। ठीक है, तो मेडिसिन से दूर कैसे रहना है, या कोई भी चीज मेडिसिन लेने के पहले एक अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव नहीं है एक्चुअली, ये अल्टरनेटिव कैसे नहीं है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर को अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव कहा जाता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, हमारे इंडिया में पहला स्टेट्स गवर्नमेंट है ऐसा जिन्होंने एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर को एक अलग से पूरी तरह से एक पैथी की मान्यता दी हुई है। सो उसके लिए भी काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे प्रोसीजर्स हैं, वो एक अलग है, लेकिन एक सीखने में बहुत सिंपल है, करने में बहुत सिंपल है। बहुत कम खर्चे में आप बड़ी से बड़े बीमारियों का इलाज आसानी से कर लेते हैं। और आज से लेके अगले 4 दिन में, या जो पहले 4 दिन होते हैं हमारे, इन 4 दिनों में आप जो भी यहाँ पे देखेंगे सीखेंगे, ये वो ट्रीटमेंट्स हैं जिस पे आप जब ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति को आपको रिप्लाई में ये देता है कि क्या ये जादू है क्या। तो इस चीज को हम यहाँ देखेंगे, समझेंगे। सो वी विल स्टार्ट। ठीक। सो एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी, AUA पुणे, AUA इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्यूप्रेशर उपचार एकेडमी। यहाँ पे आप लोगों का सभी का स्वागत है। माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा शायद मेरी एनर्जी आज की क्लास में आपको कम लगे या थोड़ा सा कुछ चेंजेस लगे बाकी की चीजों में, जो हमेशा हमारे साथ बैठते हैं पढ़ते हैं उन लोगों को, तो उसके लिए पहले से आप सब लोगों से माफी चाहता हूँ मैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, तो ये 20 दिन की जो कार्यशाला होता है, 20 डेज की, मतलब 20-20-40 डेज की कार्यशाला होती है। पहले ये सिर्फ 20 दिन की हुआ करती थी। अब क्योंकि हमने उसको एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि मुझे कहीं पे तो लगा ये कि सिर्फ सिखा के कुछ नहीं होने वाला, वी हैव टू रिवाइज ईच एंड सिंगल पॉइंट स्पेसिफिकली और पर्सनली, सामने बैठ के करना होगा। क्योंकि क्या होता है, हम लोग सीख लेते हैं और हम सिर्फ उतनी देर के लिए सीखते हैं जितनी देर के लिए हम मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं, क्लास चल रही है, उतने देर के लिए हम करते हैं। आफ्टर दैट हम अपने रोजमर्रा के जीवन में फिर से इतना बिजी हो जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं
कि हमने जो पढ़ा हुआ है उसको भी रिवाइज करने का समय नहीं होता है हमारे पास। तो उसलिए ये 40 दिन की ये रखी है कि उसमें वापस A to Z पूरी की पूरी आपकी रिवीजन ली जाती है सारी चीजों की। ठीक है। जो हमारे साथी यहाँ पे है जिन्होंने फीस पे की हुई है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है अपना पूरी तरह से, और उनको बुक्स नहीं मिली है, क्योंकि काफी लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा क्लास शुरू हो गया, किताबें नहीं मिली हैं, किट नहीं मिला है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो भी सिखाया जाएगा वो उसके पीडीएफ्स आपको सामने सामने मिल जाएंगे। जो बुक्स आपको आने वाली है उनको कैसे यूज करना है ये वैसे भी हम क्लास खत्म होते होते उसके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। तो हार्डली अगले, जो पुणे के आसपास रहते हैं, मैं पुणे में हूँ अभी इस समय, यहाँ से क्लास आपका कंडक्ट हो रहा है, तो जो पुणे के आसपास रहते हैं आप लोगों के जो भी स्टडी मटेरियल्स वगैरह हैं, जो किट है आपका, ये आपको अगले 1-2 दिन में मिल जाएगा। जो थोड़ा दूर रहते हैं या महाराष्ट्र के बाहर रहते हैं, हार्डली आपको नेक्स्ट 4 डेज में ये सारी की सारी चीजें आपको आपके घर तक मिल जाएंगी। इसकी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। व्हाट इज द एक्यूप्रेशर? व्हाट इज द एक्यूप्रेशर? एक्यूपंक्चर थेरेपी। एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर थेरेपी क्या है? तभी मैंने आपको जैसे कहा कि इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं या संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है, इसे मर्म दाब या मर्म भेद। दाब मतलब प्रेशर, भेद मतलब किसी भी चीज को आर पार भेदा जाता है, किसी भी चीज के आर पार उसकी सुरक्षा प्रणाली को ब्रेक करते हुए आप जब उसके थ्रू जाते हो, आप उसके आर पार जाते हो, तो उसे हम पंचर कहते हैं। ठीक है। आपने कई बार ये वर्ड हम यूज करते हैं जब आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। एक्चुअली गलत शब्द है, गाड़ी का टायर पंचर नहीं होता है, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं फ्लैट टायर, लेकिन हमारे इंडियन हिंदी के हिसाब से वो पंचर होता है। दुकानों पे भी लिखा होता है पंचर की दुकान, तो ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? पंचर कहते हैं। वो खिला क्या होता है, या कोई भी आयरन पार्ट या लोहे का कोई खिला, कोई भी चीज, कोई कांटा वगैरह, वो आपके टायर को भेदते हुए, आपके ट्यूब को भेदते हुए अंदर चला जाता है, और वहां से क्या हो जाता है, सारी की सारी उसके अंदर जो हवा स्टोर के रख करके रखी हुई होती है आपने, वो सारी बाहर लीक हो जाती है। लीक हो जाने पे क्या होता है, फिर आपकी वो गाड़ी आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर आपको गाड़ी पर से उतरना पड़ता है, उसे धक्का देना पड़ता है, आप लेके जाते हैं, फिर उसको बनवाते हैं आप। बनवाने के बाद में जो पंचर हुआ था, फिर वहां से हवा बाहर निकलना वापस से रुक जाती है, और चीज और आसान हो जाती है। तो ये जस्ट एग्जांपल की पंचर क्या है करके। अब कई बार लोगों का ये सवाल होता है, व्हाट इज द बेटर ऑप्शन, एक्यूपंचर या एक्यूप्रेशर? जब मैं खुद पे करना चाहता हूँ या मैं किसी और को करना चाहता हूँ या सिखा रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको रोज नहीं बुलाते हैं। पेशेंट बस हमारे यहाँ एक बार आता है, फर्स्ट डे 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। 1.5 से 2 घंटे का समय इसलिए लगता है क्योंकि हम पूरा डायग्नोसिस करते हैं, सारी की सारी फाइंडिंग करते हैं। आप सिर्फ घुटने का दर्द लेके आए हो गए तो भी हम सारा आपका खाना पीना उठना बैठना पूरी लाइफस्टाइल, कब क्या करते हो क्या नहीं करते हो, और दूसरी कौन सी तकलीफें हैं। तो आप अगर सिर्फ डायबिटिक लेके आ रहे हो, सिर्फ नहीं मेरे को सिर्फ हेडेक का करना है, मुझे बीपी का करना है, तो हम A to Z सारी डिजीजेस जो होती हैं उनकी ट्रीटमेंट यहाँ पे आपकी की जाती है। आपको उसके डायग्राम्स बना के दिए जाते हैं और वो आपको सिखाया जाता है कि इसको कैसे लगाना है। तब जाके ये चीज हर एक तक पहुंच पाएगी, और तब जाके ये, जब लोग खुद से खुद की ट्रीटमेंट करेंगे, तब उनको वो चेंजेस फील होते हैं कि अरे मैंने यहाँ पे एक मेथी दाना लगाया, मुझे कितना आराम मिला, मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट लगा लिया, मुझे तुरंत रिलीफ मिल गया। हम्म। तो वो चीजें देखना समझना कितना समय लगता है, क्या होता है, तो पहले तो यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस लेंगे आपके, जो एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट करते समय आपके दिल में होता है, या आपके पास जो पेशेंट्स करने के लिए आ रहे हैं उनके पास होते हैं, या आप खुद एज अ पेशेंट है और खुद की ट्रीटमेंट कर रहे हैं कहीं से देख के सीख के। तो बहुत बार देखा है मैंने, लोग बहुत सवाल पूछते हैं, सिर्फ मेरे सोशल मीडियाज पे ही नहीं, लोग दूसरे जो सोशल मीडियाज जो दूसरे लोग पोस्ट करते हैं उस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के। उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। वेयर डिड आई स्टार्ट, मैं कहाँ से शुरुआत की जाए इसकी, कैसे शुरुआत होगा, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, एक्यूप्रेशर या एक्यूपंचर? एक्यूप्रेशर या एक्यूपंचर की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, किसने की, क्यों की, कब की, क्या जरूरत थी इसकी शुरुआत होने की, या
नई शुरुआत होने की। मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को ये लगता है कि एक्यूप्रेशर जो है, ये कोई एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर ये क्या है, ये फॉरेन के या किसी दूसरे देश से हमारे यहाँ पे आई हुई है, दूसरे देश से हमारे यहाँ पे आई हुई कोई पैथी है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, या उसको नॉर्मली इसको इम्पोर्टेड या फॉरेन की ही समझा जाता है। तो यहाँ पे आज हम पहले ये देखेंगे कि किस तरह से ये आपकी मूल रूप से ये भारतीय उपचार पद्धति है। ये भारतीय उपचार पद्धति किस तरह से आपके यहाँ से निकल के पूरी दुनिया में गई, कैसे पूरे दुनिया में फैली और कैसे वहां से वापस आई, ये सारी चीजें भी इन डिटेल में विथ डॉक्यूमेंट्स, विथ प्रूफ, जो भी आप कहेंगे कि सबूतों के साथ उन चीजों को देखेंगे हम। लेकिन वो देखने से पहले पहले ये समझेंगे कि हम इसको रोजमर्रा कैसे देखते हैं। आप जो रोजमर्रा एक्टिविटीज करते हैं, आप जो अपने रोज के जीवन में जो आप जी रहे हैं, उसमें ये सारी चीजें आपको कहाँ से कैसे कब दिखाई देती हैं, तो पहले उनके बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है। विच डिजीजेस, ये एक सबका सवाल होता है, फोन करेंगे सर मुझको ये बीमारी है, क्या ये एक्यूप्रेशर से हो जाएगा ठीक? या कई बार तो लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं और यही सवाल पूछते हैं, क्या एक्यूप्रेशर की सहायता से हम कौन कौन सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं? तो ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। सेकेंडली हमें ये समझना होगा कि एक्यूप्रेशर जो है, इसको काफी लंबा चौड़ा इतिहास है इसका। ठीक है, सिर्फ एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर इस शब्द से अगर हम संबंधित पकड़े तो करीब करीब 3000 सालों का इसका इतिहास है, 3000 ईयर्स की इसकी प्रैक्टिस है। ठीक है, जब हम मर्मदाब या मर्म चिकित्सा की बात करते हैं तो उस शब्द का बीमारियों के साथ प्रैक्टिस का 5000 वर्षों का इतिहास है। अब इसमें फर्क क्या है, कैसा है, ये भी आगे हम समझेंगे। 3000 क्या है, 5000 क्या है। तो हजारों सालों का इतिहास है इस उपचार पद्धति का। और जो आज हम मॉडर्न टेक्निक्स या मॉडर्न पद्धतियां देख रहे हैं, मुश्किल से जुम्मे जुम्मे उनको कुछ 120 140 साल से ज्यादा बड़ा इतिहास नहीं है उनका, बराबर है। सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि कुछ चीजों को हमने यहाँ बिठा लिया है क्योंकि वो बाहर की है। तो एक नॉर्मल सा हमारा ये है कि जो बाहर का है वो अच्छा होता है, बाकी पूरी दुनिया जो मेरा है वो अच्छा है ये कहती है। हम इंडियंस का, हम भारतीय लोगों का ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि हम दूसरे का देखते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो चाहे दूसरे की ट्रीटमेंट हो या दूसरे, अपनी गाड़ी अच्छी हो फिर भी दूसरे की गाड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी, अपना घर अच्छा हो फिर भी दूसरे का घर ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। वाइफ हस्बैंड्स के बारे में बात नहीं करते हैं, वो हमारा मुद्दा नहीं है। तो यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती है, तो इसके लिए एक सिंपल से लाइन में आपको जवाब दूंगा। और यही जवाब आप अपने पेशेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं। क्योंकि बहुत बार होता है, लोग, स्टूडेंट्स कई बार पूछते हुए आते हैं कि सर लोग ऐसे ऐसे पूछते हैं सामने से कि एक्यूप्रेशर से क्या क्या ठीक होता है, तो हम कैसे बताएं? आप सारी की सारी बीमारियों के नाम याद नहीं रख सकते हैं, रख भी सकते हैं तो आप बता नहीं सकते हैं, और अगर आप बता भी देते हैं तो सामने वाले की समझ होनी चाहिए उन चीजों को समझने के लिए। तो एक सिंपल सा है, आपको सिर्फ एक लाइन में जवाब देना है। जो बीमारियां आपको पता है उन सब की भी ट्रीटमेंट इसमें होती है विद द हेल्प ऑफ एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। और जिन बीमारियों के बारे में आपको नहीं पता है, आपने आज तक सुनी भी नहीं है, उन सारी बीमारियों की भी ट्रीटमेंट यहाँ पे होती है। जिन बीमारियों के सामने दूसरी पैथीज, दूसरे मॉडर्न पैथीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आयुर्वेदा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होम्योपैथी, तो उसके अलावा जो भी मॉडर्न पैथीज हम कहते हैं, जहाँ पे उनके हाथ पैर, हाथ ऊपर उठ जाते हैं और पैर जमीन पे टिक जाते हैं कि भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे बस का नहीं है, या वो उन चीजों को बीमारियां ही नहीं समझते, जैसे मेटाफिजिकल बीमारियां होती हैं। एक होती है शारीरिक बीमारी, एक होती है आपकी मानसिक बीमारी। तो मन से उद्भव हुई हुई जो बीमारियां हैं उनके लिए नहीं, एक्चुअली मॉडर्न साइंस में आपके देखा जाए या मॉडर्न इसका देखा जाए तो उनके पास किसी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं है।
आई एम सॉरी टू से दिस ऑल थिंग्स। मैं यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ, किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने गुरु को वचन दिया हुआ है। हमारे गुरु जी ने हमसे, जब भी हमारे क्लास होते थे खेमका सर के, तो वहाँ पे हम एक मोमबत्ती हाथ में पकड़ के हम वहाँ पे एक प्रतिज्ञा करते थे। हम एक शपथ लेते थे कि हम अपनी पैथी को कैसे आगे बढ़ाना है, हम ये देखेंगे। हम दूसरे की पैथी के बारे में भी बात नहीं करेंगे, या हम उनकी आलोचना नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों को ये भी समझना होगा, मैं यहाँ पे किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। जो ट्रूथ है, जो सत्य परिस्थिति है, मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ। बराबर है। ये चीजें बहुत डिटेल में आगे इन पे भी चर्चा होगी, क्योंकि सिर्फ सीखना काफी नहीं होता, सिर्फ सीखा हुआ प्रैक्टिस करना काफी नहीं होता। तो आपको ये भी समझना होता है, क्योंकि बहुत बार होता है जो हमारे साथी हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो थोड़ा डरे हुए रहते हैं कि अरे बाप रे, उस डॉक्टर ने मुझको ये पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूं, इसने मुझे ये पूछ लिया मैंने क्या जवाब देना है, उसने मुझे ये बता दे मुझे क्या जवाब देना है। तो वो सारे जवाब क्या देने हैं, कब देने हैं, कैसे देने हैं, उसके पीछे की थिंकिंग क्या होनी चाहिए। आपके लॉजिक्स क्लियर होंगे, आपकी टेक्निकल चीजें क्लियर होंगी, हाउ टू यूज, वेयर टू यूज, व्हेन टू यूज, ये सारी चीजें अगर आपकी क्लियर होंगी, तो आप आसानी से उनको उनकी भाषा में जवाब दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी होती है, थोड़ा लंबा पढ़ाई पढ़नी होती है हमें। ठीक है, तो किन किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं आप एक्यूप्रेशर से या एक्यूपंचर से? उन सारी बीमारियों का ये आंसर बता रहा हूं, इसको याद रख लीजिए, सिंगल लाइन आंसर है। उन सारी बीमारियों की ट्रीटमेंट्स एक्यूप्रेशर में सक्सेसफुली होती हैं जिनके बारे में आपको पता है और जिनके बारे में आपको पता नहीं है। बराबर है। तो इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको लोगों को भी समझानी पड़ सकती हैं, या आप जब खुद को ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि डेफिनेटली व्हाट एवर आई एम गोइंग टू ट्रीट माई सेल्फ, ये इसमें हील होता है और इसी में हीलिंग होती है। हीलिंग सिस्टम्स अलग हैं, ट्रीटमेंट सिस्टम अलग है, मेडिसिन प्रैक्टिस अलग होती है और हीलिंग प्रैक्टिस अलग होती है। एक बीमार व्यक्ति को सही उपचार देके उसको फिर से स्वस्थ बनाना, ये उपचार होता है। बराबर है। और सिर्फ एक ट्रीटमेंट देना, एक मेडिसिन प्रैक्टिस करना, एक मेडिसिन प्रैक्टिस, एक दवा की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप प्रैक्टिस कब करते हैं? आपके पास जब एल का बोर्ड होता है, लर्निंग लाइसेंस होता है, उसको प्रैक्टिस कहा जाता है। उसके बाद आप जो करते हैं, फिर आपको एक पक्का लाइसेंस मिलता है, एक ओरिजिनल पक्का लाइसेंस मिलता है, फिर वो यूज करते हो, आप आगे बढ़ते हो। तो अभी भी कई सारी मॉडर्न चीजें हैं जो अभी भी लर्निंग प्रोसेस में, मेरे हिसाब से बहुत ज्ञान है उनके पास, बड़े बड़े अंग्रेजी नाम है उनके पास, बीमारियों के ऐसे भयानक भयानक नाम बता देंगे आपको कि आपको याद करने में बीमारी आपको ले के चली जाएगी, लेकिन आपको नाम नहीं याद होगा। तो ऐसी भी कई सारी चीजें हैं, उन पर भी डिस्कस करेंगे। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले महीने भर में जो चीजें हुई हैं, पहले से ही मेरी कोशिश थी कि इस चीज को, जो हमारे गुरुजी ने हमको मोटो दिया है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, उनका सपना था कि भारत के हर एक घर में कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा हो जिसे मर्मदाब चिकित्सा की जानकारी हो, जिसे एक्यूप्रेशर की जानकारी हो, जो अपने इलाज खुद कर पाए। सारी चीजें इसमें होती हैं, ये भी थोड़ा सा फॉल्टी हो जाता है इन द केस ऑफ इमरजेंसी। इन द केस ऑफ इमरजेंसी, समझिए मेरा हाथ टूट गया है, यहाँ से हड्डी टूट के मेरी बाहर आ गई है, तो उसमें एक्यूप्रेशर कुछ नहीं कर सकता, उसमें एक्यूपंचर कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इन इसमें आपको मॉडर्न मेडिसिन की मदद लेनी ही होगी उस हड्डी को वापस अपनी जगह पे बिठाने के लिए, वहां के जख्म को सीने के लिए। इसके बाद में वहां पे जो पेन हटाना है, जो फास्टेस्ट रिलीफ करना है, उस जॉइंट को ऐसा बनाना है कि वो फिर जिंदगी में वहां से हिले नहीं, टूटे नहीं। तो ये फास्टेस्ट वे, ये नेचुरल वे, ये बॉडी हीलिंग, ये सेल्फ हीलिंग, ये फिर मॉडर्न साइंस में नहीं होता है। फिर वहां पे आप जो पेन किलर्स लेते हो, स्टेरॉइड्स लेते हो, आप कैल्शियम की मेडिसिन लेते हो, आप बाकी की चीजें लेते हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिन पे चर्चा होगी कि ये चीजें आपके शरीर में क्या काम करती हैं और क्या नहीं काम करती हैं। बराबर है। तो इन सारी चीजों पे भी ये चर्चा यहाँ पे होगी। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी आपका क्या होगा। सवालों के जवाब देखते चलिए। क्यों इन सारे सवालों के जवाब आज पहले दिन ही बता दे रहा हूं, क्योंकि आगे पढ़ते समय ये सारी चीजें साइड में होंगी, तो आप आसानी से आगे के रास्ते पे चल पाओगे। विदाउट एनी रीजन आप जब ब्रेकर्स बनाने लगते हो तो आपका ही स्पीड कम हो जाता है। आप किसी रास्ते से चले जा रहे हो, गाड़ी अपने टॉप स्पीड पे है, अच्छे मौसम में है, सब कुछ सही जा रहा है, और बीच में ही अचानक ब्रेकर आ जाए, तो अगर आप उसको देख लेते हो तो आपको इमरजेंसी में ब्रेक लगाते हुए स्पीड को कम करना होता है। ये भी झटके का होता है। अगर नहीं देखते हो तो गाड़ी तो आपकी उस पर से कूदने ही वाली है। तो ये जितने भी ब्रेकर्स आपके सीखने की प्रोसेस में आने वाले हैं, उन सबको हम यहीं से पहले साइड अप कर देंगे, स्वॉप अप कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। उनको सबको यहीं से स्कीप करते हुए चलेंगे। इन सवालों में से अगर आपके कोई सवाल होंगे जिनके जवाब आपको लगता है पूरी तरह से नहीं मिला है, तो आप ऑन द स्पॉट मुझे पूछ सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, चलिए। नाउ नेक्स्ट वन, टू व्हाट एज कैन वी ट्रीट, मतलब किस उम्र में इसकी इस पद्धति को हम यूज कर सकते हैं, किस व्यक्ति को हम लगा सकते हैं, बच्चों को लगा सकते हैं क्या, बूढ़ों को लगा सकते हैं क्या, इस उपचार को देते समय कितने समय के लिए लगाना होता है, ज्यादा से ज्यादा कितना समय होना चाहिए, कम से कम कितना समय होना चाहिए। तो इस पैथी में कई और ब्रांचेस हैं। कलर थेरेपी अलग होती है, सीड थेरेपी अलग है, मैग्नेट थेरेपी अलग होती है। एक्यूपंक्चर की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, बस इतना करेंगे कि निडल्स कैसे यूज होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि निडल है, क्योंकि हम यहाँ एक्यूप्रेशर की बात कर रहे हैं। और हम इसको एडवांस इसलिए कहते हैं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इसमें। ये कंपैरेटिव टू अदर एनी पैथी, मतलब एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर में भी आप अगर डिफरेंस करना चाहेंगे तो एक्यूपंक्चर से एक्यूप्रेशर आपको सस्ता ही होगा, सीखने में आसान है, खुद का खुद कर सकते हो आप। मेरे यहाँ पे आओ, मैं आपको नीडल्स सिखा के दे दूं और आप नीडल्स खुद के खुद नहीं लगा पाएंगे। लेकिन ये पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि आसानी से आप कर सकते हो, जो कुछ अवेलेबल हो। कुछ नहीं है आपके पास, आपके पास मैग्नेट्स नहीं है, आप सीड्स यूज कर सकते हो, सीड्स नहीं है आप कलर यूज कर सकते हो, कलर भी नहीं है, कुछ नहीं है, आप रास्ते पर का एक कंकड़ उठा के कर सकते हो, वो भी नहीं अवेलेबल है। आप अपने ही हाथों से सिर्फ उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को प्रेस करके भी आप ट्रीटमेंट्स कर सकते हो। तो ये सारी चीजें देखनी है। तो जैसे ये अलग अलग चीजें हैं, उसी की तरह से उनके लिए यूज होने वाला समय भी जो होता है वो अलग अलग होता है। तो किस चीज के लिए कितना समय लगने वाला है, कौन सी चीज के लिए कितना समय वहां पे देखना है, यूज करना है, इन सारी चीजों को वहां पे देखा जाता है। जो पेशेंट आता है, जो भी बीमारी लेके आता है, वो बीमारी कितने समय से है उन्हें। कई बार ये होता है, हमें ऐसा लगता है कि मुझे 10 साल से हाई बीपी है, मुझे 12 साल से शुगर है, मुझे 2 साल से थायराइड है। तो इस चीज को पहले, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना है कि जब भी आपको लगता है कि आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी पिछले 10 साल से है, तो 10 साल पहले आपको पता चला था जब पहली बार आपको उस बीमारी की वजह से कोई समस्या हुई थी। तो आप डॉक्टर के पास गए, आपने फाइंड आउट किया, फिर वो आपको पता चला कि अरे मुझे हाई बीपी हो गया है। लेकिन वो उसी दिन शुरू हुआ था क्या? नहीं। आप रात को सोए, आप सुबह उठे और आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। आप रात को सोए, सुबह उठे और आपको डायबिटीज हो गया है। आप रात को सोए, सुबह उठे और आपको कैंसर हो गया है। तो कोई भी बीमारियां हो, ऐसे बहुत सारी हैं। तो ओवरनाइट कोई चीज नहीं होती। अगर ओवरनाइट हो रही है तो ओवरनाइट ठीक भी होगी। लेकिन ये वो बीमारियां हैं जो आने में लंबा समय लेती हैं। तो जाने में कम से कम 10% समय लगेगा। अगर आपको कोई बीमारी ऐसी है जो पिछले 5 सालों से है, पिछले 2 साल से है, 4 साल से है, तो उसका 10% पकड़ के चलिए। 2 साल पुरानी बीमारी है तो कम से कम आपको 2 महीने तो ट्रीटमेंट करनी होगी। शायद 10 दिन में ही ठीक हो जाए, शायद लगाते ही उसी दिन आपको आराम मिल जाए। कई बार हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट्स लगाते ही पेशेंट बोलता है 90% रिलीफ है, लेकिन फिर भी अभी वो बीमारी पूरी तरह से नहीं निकली है। तो कब तक लगाना है, वो एक क्वेश्चन भी होता है इसमें जो नहीं है। तो कब तक लगाना है, अब मुझे अच्छा लग रहा है और कितने दिन लगाना है।
तो बीमारी एक बार जब आपके शरीर से हट जाती है तो उसके बाद भी कुछ दिन आगे तक करना होता है। छोटी मोटी नॉर्मल सी बीमारी होगी, अभी अभी वाली बीमारी होगी, आप सीढ़ियां उतर रहे थे, पैर फिसल गया, गिर पड़े, कमर में चोट लग गई, घुटने में चोट लग गई, सर पे चोट लग गई, कोहनी में चोट लग गई, तो ये अभी अभी हुई बीमारी है। जितना एक्यूट होगा ट्रीटमेंट भी उतनी एक्यूट होगी, उतने फास्ट रिजल्ट मिलेंगे, शायद एक ही बार आपको ट्रीटमेंट लेना पड़े। लेकिन जितनी क्रॉनिक होगी चीज, जितनी पुरानी होगी, आपकी समझ होती है 10 साल पुराना है, लेकिन वो 10वें साल आपको पता चला था, उस दिन पता चला था, उसकी शुरुआत उसके 10 साल पहले से हो गई थी। बीपी, शुगर, कैंसर, आपका हाइपरटेंशन, लो बीपी, हाई बीपी, जो भी है, अलग 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 बहुत सारी बीमारियां हैं यहाँ पे, एथराइटिस वगैरह से लेके काफी सारा ये है। तो ये एक दिन में नहीं शुरू होती है। जिस दिन आपको पता चलता है अरे मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, तो ये उस दिन से शुरू नहीं हुआ है, ये उसके बहुत साल पहले से इसकी धीरे 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 शुरुआत हो चुकी थी। आज जाके वो इस लेवल पे आया है कि अब आप उसको, वो आपको तकलीफ देने लगा है, अब आप सहन नहीं कर पा रहे हो, तो अब आप डॉक्टर के पास जाते हो और वहां पे आपको फाइंडिंग में पता चलता है कि हाँ मुझको ये बीमारी हो गई। लेकिन इसके सिम्टम्स, इसके लक्षण आपको 10 साल पहले से ही दिखना शुरू हो जाते हैं। वो चीज हम यहाँ पे सीखते हैं कि लक्षणों को कैसे देखना है। इसके कई सारे यूट्यूब पे मैंने वीडियोस भी डाले हुए हैं। आप में से जिन लोगों ने देखे होंगे, 5 एलिमेंट के हैं वहाँ पे, 10 एलिमेंट्स के हैं वहाँ पे। आयुर्वेद वाला है वो है आपका दशोत्पत्ति सिद्धांत पे, वहां पे एक तालिका दी हुई है, वहां पे पता चलता है कि कौन सी चीजें किन किन चीजों से रिलेट करती हैं, कौन से सिम्टम्स दिखते हैं, तो उसका मतलब क्या है। जो टीसीएम में 5 एलिमेंट डायग्नोसिस चार्ट आता है, क्योंकि सबसे मेन ये होता है जो सीख चुके हैं या कहीं सीख रहे हैं, उनके भी दिमाग में ये चीज होती है कि सर हाउ टू डायग्नोस। तो वो डायग्नोस की भी चीजें वहां पे है। आप अर्चना मैम की लेक्चर्स देख सकते हैं, आपको वहां पे भी मिलेगा। आप जेपी अग्रवाल सर के देख सकते हैं, वहां पे आपको पूरा आयुर्वेद से भरा हुआ वहां मिलेगा। मैम के इसमें आपको पूरा टीसीएम का मिलेगा, मेरे इसमें आपको सब कुछ मिला जुला मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट हूँ, उन्हीं का हूँ, तो सबकी थोड़ी थोड़ी छाप है, लेकिन जो भी है छान के प्योरली वहां पे रखा हुआ है। तो उन चीजों को और ज्यादा डिटेल में कैसे देख सकते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और जब आप इतने लंबे समय से आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो रोज बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, सेमिस्टर्स में हैं, उनको तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स में और दूसरे स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, तो यही डिफरेंस होता है, फ्रॉम द फर्स्ट डे हम ट्रीटमेंट्स करवाना शुरू करते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट डे हम ट्रीटमेंट्स करना या करवाना यहाँ पे शुरू करते हैं, जिसकी वजह से ये काफी चीजें आसान होती चली जाती हैं। बराबर है। ओके। मैं चाहूंगा अगर तृप्ति मैम या तन्मय जी यहाँ पे हैं तो प्लीज इनको आंसर कर दीजिए। विजय श्री जी हैं और शायद सुन नहीं पा रहे हैं, तो उनको बताइए भाई कि आप अपना माइक ओपन कीजिए, माइक का उसको डिसेबल कीजिए, तो आपको आवाज आना स्टार्ट हो जाएगी। ये चीजें भी होती हैं क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ ऑनलाइन चीजें देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक्यूप्रेशर सीखना स्टार्ट करने से पहले हमें जूम सीखना होता है कि जूम ऐप कैसे करें। बहुत सिंपल होता है, जब भी आप कनेक्ट होते हो कुछ नहीं करना है। कनेक्ट होने के बाद आपको अपने ही स्क्रीन पे दिखाई देता है, आपका माइक चालू होगा तो बंद कर लीजिए। पहले भी ऑप्शन आता है आपको, तो आप अपना माइक और कैमरा ऑफ करके रखिए। जब भी आप कनेक्ट होते हैं, लेफ्ट साइड में, आप मोबाइल पे हो, आप लैपटॉप स्क्रीन पे हैं, लेफ्ट साइड में सबसे बॉटम में लेफ्ट साइड में आपको वहां पे एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कीजिए, उसको डिसेबल कीजिए। माइक नहीं चालू होगा लेकिन आपको आवाज आना वहां पे शुरू हो जाएगा। बराबर है। तो कौन कौन कर सकता है? नवजात शिशु से लेके वो व्यक्ति जो अपने जीवन की आखिरी दिन या आखिरी पल, आखिरी समय गिन रहा है, उन तक सभी के लिए कर सकते हैं। इसके लिए कोई ये नहीं होता है, कोई उम्र का इसमें नहीं है। हाँ, जब छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो हम उनको मैग्नेट्स या सीड्स नहीं लगाते हैं। वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। कलर्स भी उतने ही इफेक्टिव होते हैं। थोड़े बड़े बच्चे हों, अगर समझदार हो और अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी है, चीजें जो हाथों पे लगी हो उनको पता है मुंह में नहीं डालना है, खाना नहीं है,
तो इन दैट केस फिर हम मेथी यूज करते हैं। छोटे बच्चों को हल्की फुल्की ट्रीटमेंट्स दी जाती है। कितने समय के लिए? घंटे 2 घंटे के लिए काफी हो जाती है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि एनर्जी काफी होती है शरीर में, फटाक से वो अप्लाई होता है, तुरंत काम करना शुरू कर देता है और फास्ट रिलीफ देता है। बीमारियां जैसे जैसे गंभीर होते जाती हैं, बीमारियों का समय, बीमारियों का काल जितना बढ़ता चला जाता है, फिर उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट का समय बढ़ाते हैं। फिर वो 15 मिनट से लेके वो 15 घंटे तक हो सकता है। कभी कभी हम किसी किसी केसेस में हम 18 घंटे रखने के भी ये करते हैं। लेकिन एक नॉर्मली 8 घंटे तक आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। क्यों? 8 घंटे तक कलर्स भी काफी अच्छे काम करते हैं। 8 घंटे के बाद सीड्स काम नहीं करते हैं, आपको नए बदलने होते हैं, तो 8 घंटे के लिए सीड्स भी अच्छे काम करते हैं। मैग्नेट्स थेरेपी भी कर रहे हो तो 8 घंटा इनफ है। आप कपिंग कर रहे हो या बाकी कुछ कर रहे हो तो भी काफी हो जाता है। नीडलिंग वगैरह जो नीडल्स यूज करते हैं वो हार्डली 4 मिनट से लेके 40 मिनट, मैक्स 40 मिनट, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। सो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, उनको हमें समझना होता है। जब हम रोज इंटरेक्ट करते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, चीजों को सामने सामने समझते हैं, तो पता चलता है कौन से ट्रीटमेंट कितने समय के लिए रखने हैं। ठीक है, तो किसी भी उम्र में हो सकता है ट्रीटमेंट्स, चाहे वो 1 घंटे पहले पैदा हुआ बच्चा हो या जिसके जाने में 1 घंटा बचा हुआ है वो व्यक्ति हो, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, आप वहां पे ट्रीटमेंट्स कर सकते हो। ट्रीटमेंट्स का लगने वाले समय के बारे में बात कर लिया। कई बार ये एक क्वेश्चन होता है लोगों का कि कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है, सीड्स वाला ज्यादा अच्छा है, कलर वाला ज्यादा अच्छा है, या मैग्नेट वाला अच्छा है? फिर मैग्नेट वाले में कौन सा अच्छा है? फिर मैं वो बड़ा वाला लगाऊं फिर छोटा वाला लगाऊं, क्या एकदम छोटा वाला लगाऊं, क्या वो जो चक्र जैसा दिखता है जो बाहर अलग होता है अंदर होता है वो वाला लगाऊं, या मैं क्लस्टर लगाऊं जिसपे वो ऐसे छोटे छोटे स्टार्स बने होते हैं, या कुछ और लगाएं, या बार मैग्नेट यूज करें? तो हर एक बीमारी के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट्स होती है। ट्रीटमेंट्स के कितने टाइप होते हैं यहाँ पे? हर एक बीमारी के लिए यहाँ पे एक्यूप्रेशर में, एक्यूप्रेशर को कहा जाता है, मर्मदाब चिकित्सा को कहा जाता है, ये संस्कृत का शब्द है। तो जितनी पुरानी संस्कृत है उतना ही पुराना आपका ये ट्रीटमेंट का, ट्रीटमेंट की जो आपकी ये पैथी है, ट्रीटमेंट का आपका ये जो तरीका है, ट्रीटमेंट उपचार करने का ये जो आपका ज्ञान है, जो विद्या है, ये भी उतनी पुरानी है। तो कितना समय, क्या, कौन सा, ये सारी चीजें वहां पे इन छोटी छोटी चीजों पे डिपेंड होता है। तो कौन सा किससे अच्छा है किससे नहीं है ये कुछ नहीं कह सकते। और मर्मदाब चिकित्सा में किसी भी बीमारी के उपचार के लिए कहा जाता है कि ये बहुआयामी और बहुपर्यायी है। बहुआयामी मतलब सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है इसके, और हर एक ब्रांच में यू विल फाइंड सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट अदर को ब्रांचेस। फिर उसमें उनके उनकी ट्रीटमेंट्स के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो बहुत है, लॉट्स ऑफ चीज हैं। तो एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। नॉर्मली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपका डायग्नोसिस सही है। नॉर्मली इसकी जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कौन सा वाला लगाऊं, कौन सा वाला ट्राई करूं। ये भी एक कला है, ये भी एक टेक्निकल चीज है, ये भी एक कंसेप्ट है जो आसानी से सीखी जा सकती है और आसानी से याद रखी जा सकती है, और उससे भी आसानी से इसको अप्लाई किया जाता है, ताकि आप फटाक से देख ले कि इतनी सारी ट्रीटमेंट्स है तो उसमें से मुझे कौन सी यूज होने वाली है। ये भी काफी जरूरी होता है। इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। सॉरी, ये कुछ बीच में आ गया है यहाँ पे। हाउ डज एक्यूप्रेशर थेरेपी वर्क्स? एक्यूप्रेशर थेरेपी कैसे कार्य करती है, ये सभी का सवाल होता है। ठीक है, तो ये इसके लिए एक बहुत सिंपल सा जवाब है। एक्यूप्रेशर थेरी आपके शरीर में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, ये उसकी सहायता से कार्य करती है और उसकी सहायता से आपके बॉडी में डेवलपमेंट करती है। ये तो हो गया एक्यूप्रेशर के दृष्टिकोण से, साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखते हैं हम इसे। आपके शरीर को चलने के लिए, आपका शरीर सिर्फ आपका शरीर नहीं है, तो मिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल्स का बना हुआ ये शरीर होता है। आप कहीं पे भी अकेले नहीं होते हो। आप जहां पे भी हो ना, आपके साथ मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस
आपके खुद के सेल्स होते हैं। हर एक सेल की अपनी खुद की बॉडी होती है, हर एक सेल का अपना रंग होता है, रूप होता है, उसका अपने काम करने का तरीका होता है, फंक्शन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके, उनकी डेवलपमेंट्स होती हैं और वो अपना अपना काम करते हैं। आपके शरीर का अगर एक भी सेल, सेल मतलब एक छोटी सी पेशी जिसे कहते हैं, अगर वो छोटी सी पेशी, वो छोटा सा सेल भी अपना काम करना बंद कर दे या गलत तरीके से करे, तो वो भी शरीर में काफी सारी गड़बड़ियां शुरू हो जाती है और तुरंत उसके सिम्टम्स दिखते हैं। इन्हीं सेल्स की गड़बड़ियों में या उनके आए हुए स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो गड़बड़ियां होती है, इन्हीं को बड़े शब्दों में, बड़े वाले शब्दों में हम कैंसर कहते हैं। ये हमको तभी से दिखना, सिम्टम्स देना शुरू कर देता है जब आपके शरीर में पहला सेल कुछ उसमें गड़बड़ी आ जाती है। फर्क ये होता है, ना हमें पता है कि उसमें डिफरेंशिएट कैसे करना है, कैसे समझे कि ये क्या चीज है, और ना ही आज जिनको हम सुपर हीरोज कहते हैं या भगवान का दर्जा देते हैं, देना भी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी ये दर्जा देने में कहीं कहीं बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती है। जैसे आपको भटकाने वाले एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर के सो कॉल्ड लोग भी मिल जाते हैं, गुरुज भी मिल जाते हैं, मास्टर्स भी मिल जाते हैं। ठीक उसी तरह से बाकी के प्रोफेशंस में भी ऐसे लोग होते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे यहाँ पे भरे हुए हैं, उनके वहां पे भी काफी सारे लोग ऐसे होते हैं। हमने काफी सारे हम एग्जाम्पल्स रोज देखते रहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी के एक गलत ट्रीटमेंट की वजह से या एक गलत डिसीजन की वजह से किसी बेचारे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। और सिर्फ वो नहीं दुखी होता, ये एक जान नहीं जाती, तो उसके पीछे की पूरा का पूरा एक पूरी की पूरी फैमिली जो है वो एक वो डेथ के जैसे हो जाती है, एक पूरी फैमिली मर जाती है वहां पे। तो एक व्यक्ति नहीं मरता है, पूरी फैमिली मर जाती है वहां पे। तो ये पद्धति कैसे काम करती है, ये क्यों कहा मैंने कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्यों कहा कि ये बहुत आसान है। ये आपकी एनर्जी पे काम करती है। आप एक पानी की बोतल भी खरीदते हो पीने वाली, तो उस पर भी लिखा होता है कि इसमें कितनी एनर्जी है। अब जो कुछ खाते पीते हैं, वो खाया पिया हुआ अन्न आपके शरीर में जाके आपके शरीर को एनर्जी देता है। आप वेज खाते हो, आप नॉन वेज खाते हो, आप शुद्ध शाकाहारी हो, आप घी खा रहे हो, दूध खा रहे हो, या आप सिर्फ नॉन वेज खाते हो, आप जो भी है, एग्स हो गए, फिश हो गया, मीट हो गया, आप फ्रूट्स खाते हो, तो वॉट जो भी आप खा पी रहे हैं, हर एक चीज आपके शरीर को क्या देती है, एनर्जी देती है। कहते हैं ना पापी पेट का सवाल है, तो वो पेट में क्या है, क्यों वो अन्न को पेट में डालने के लिए ये सब चल रहा है। वो अन्न आपके पेट में जाता है तो वो आपके शरीर को एक ऊर्जा देता है। तो अन्न में ऊर्जा कहाँ से आती है? अन्न में ऊर्जा पेड़ों में से आती है। पेड़ में ऊर्जा कहाँ से आती है? सनलाइट में से लेता है, जमीन में से लेता है, पानी में से लेता है, हवा में से लेता है। तो ये सारी प्राकृतिक जो नेचुरल एनर्जीज है, इनमें से वो सारी चीजें बनती हैं, फिर वो वहां से निकाली जाती हैं, फिर उनको स्टोर किया जाता है, फिर वो आपके घर तक आती है, आप उनको स्टोर करते हो और अलग अलग पद्धतियों से उसको बना के खाते हैं। कई सारी चीजें हैं जिनको आप कच्चा खाते हो, कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको उबाल के, तल के या बाकी की चीजों की तरह आप उसको खाते हैं। भोजन को भोजन की तरह लेना चाहिए, भोजन को हवन की तरह लेना चाहिए। वो जितना शुद्ध हो, जितना बाकी की चीजें उसमें अच्छी हो, उतना ही आपका, जितना सात्विक होगा आपका अन्न, वैसा ही आपका मन होगा, जैसा आपका मन होगा वैसा ही आपका शरीर होगा। तो शारीरिक बीमारियां आसान होती है ट्रीट करने के लिए। जो मानसिक बीमारी हो, जो आपकी इमोशंस में से पैदा होने वाली बीमारियां हैं, ये बीमारियां बहुत खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक बीमारियां ये होती है क्योंकि इनको मॉडर्न साइंस भी आपका ट्रीट नहीं करता है। आधा मॉडर्न साइंस तो ऐसे 90% पेशेंट्स को पागल घोषित कर देता है, बचे कुछ 10% पेशेंट्स को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाके वहां पे भी उनका ये किया जाता है। मेडिसिन आपके एलोपैथिक, इसका, सॉरी नॉट एलोपैथिक, आपकी जो मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स है, जो इमोशनल इश्यूज होते हैं या जो इमोशंस मिसाई होते हैं, उसकी मेडिसिन नहीं होती हैं। एलोपैथी में तो नहीं है, या मॉडर्न मेडिसिन में नहीं है। एक सर्दी की भी दवा वहां पे नहीं है। सर्दी की दवा भी आप छोटे बच्चों को जब आप देते हो, आप देखते हैं, देखिए स्कूल्स में बताया जाता है अगर बच्चों को सर्दी बुखार या ऐसी कोई भी चीज है और आपने अगर उनको दवा दी हुई है, बच्चों की दवा चल रही है, तो उनको स्कूल ना भेजे। क्यों?
दो रीजन होते हैं। पहला, एक तो बच्चों से दूसरे बच्चों को वायरल लग सकता है। दूसरा रीजन होता है कि जिन मेडिसिन से आप सोच रहे हैं कि ये खा के बच्चा ठीक हो जाएगा, तो वो बीमारी को नहीं हटाते हैं। वो क्या करते हैं, वो बच्चों को नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं और बच्चे शांत हो जाते हैं और सो जाते हैं या डल पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। उस क्लासरूम में भी जाएगा तो बच्चा बेचारा ऐसे इधर गिरेगा, सोता रहेगा। फिर टीचर्स उसके वीडियोस बनाएंगे और सोशल मीडिया पे डाल के उसका तहलका मचाएंगे। तो ये भी एक बीमारी है जो टीचर्स के दिमाग में भी बैठी हुई है, हमारे दिमाग में भी बैठी हुई है। तो वहां पे क्या होता है, जब बच्चा रेस्ट करता है, जब आराम करता है, जब सोता है, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद उन चीजों को, जो भी डैमेजेस हैं, जो भी रीजन है उस सर्दी खांसी बुखार के पीछे, वो उसको ठीक करना शुरू कर देता है। कोई भी बीमारी आपके शरीर में आती है, सबसे पहले आपको क्या फील होता है, मैं जाके थोड़ा आराम कर लेता हूँ, मैं थोड़ी देर जरा बैठ जाता हूँ, मैं थोड़ी देर जरा लेट जाता हूँ, मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत करो। आप जितना ज्यादा रेस्ट करते हो, आप जितना ज्यादा रिलैक्स होते हो, उतनी फास्ट आपकी बॉडी अंदर की जो भी चीजें गड़बड़ी है उनको रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। बराबर है। देयर इज अ सेइंग, एक कहावत है जो मैंने नहीं बनाई ही, एलोपैथी की ही एक कहावत है, मॉडर्न मेडिसिन की एक कहावत है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको सर्दी हुई है और अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन यूज करते हो तो आपको 15 से 20 दिन लग सकते हैं ठीक होने में। अगर आपको सर्दी हुई है, आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो, तो आपको एक हफ्ता लग सकता है ठीक होने में। अगर आपको सर्दी हुई है और आप आयुर्वेद, जो हमारी होम रेमेडी है, तो आप आयुर्वेद यूज करते हो या होम रेमेडीज यूज करते हैं, जो आपको पता है कि अदरक का काढ़ा बना के पी लो, ब्लैक पेपर का काढ़ा बना के पी लो, या दूसरी चीजें जो भी हम करते हैं, चाय नहीं कहूंगा मैं, तो वो काढ़े, बाकी की चीजें या मेडिसिन, जो भी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हो, आप उनको लेते हो, तो आप एक एक 4 दिन हफ्ते भर में आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर सर्दी खांसी हुई है और आप उसकी कोई भी मेडिसिन नहीं करते हो, होम रेमेडीज को पकड़ के उसमें या छोड़ के उसमें, होम रेमेडीज आर नॉट लाइक अ मेडिसिन, वो आप वहां पे आप बॉडी को एक सपोर्ट सिस्टम देते हो, बॉडी को चाहिए होता है वो। आपकी कफ की दवा आपकी बॉडी को नहीं चाहिए होती। कई सारी कफ की दवाइयों का आपने देखा होगा, लोग नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। 15 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए तक मिल जाती है, वो बॉटल्स पी पी के लोग फेंक देते हैं और उसके नशे में 4 दिन तक घूमते रहते हैं। तो नशे के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोरेक्स वगैरह जैसे दवाइयों पे तो सरकार ने बैन लगा के रखा हुआ है कि ये ऐसी मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देनी है, क्योंकि लोग उससे नशा करते हैं। नशा क्या होता है, नर्वस सिस्टम पे काम करता है। यही दवाइयां आप सर्दी खांसी के लिए अपने बच्चों को देते हैं या खुद पीते हो, तो आप सोचिए डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे कितना इफेक्ट होता है उसका। डेफिनेटली फिर उसके बाद में बाकी की चीजें, तर्क ज्ञान वो स्टार्ट हो जाता है, उसके बारे में फिर कभी बात होगी। तो ये सारी चीजें नहीं करते हुए, कुछ होम रेमेडीज के साथ, कुछ एनर्जी के साथ, क्या होता है, बुखार है, लो एनर्जी, सर्दी खांसी, लो एनर्जी। फोन पे भी बात कर रहा है, आपकी सहेली है, आपका दोस्त है, आपकी वाइफ है, पिता है, माता है, भाई है, बहन है, कोई भी है, फोन पे आपसे बात कर रहे हैं, उनका आवाज, हाँ भाई बोल कैसा है, वो आवाज सुन के आप बोल देते हो, अरे क्या हुआ भैया, तबीयत ठीक नहीं है क्या। यू आर डायग्नोसिंग, ये आप आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हो। बच्चे हैं आपके, रोज जो बच्चा आपका ग्राउंड पे तहलका मचा रहा होता है, वो बच्चा अगर घर में संडे के दिन चुपचाप पड़ा हुआ है या उठा ही नहीं है, जिन बच्चों को रोज आपको पकड़ पकड़ के उठाना पड़ता है, उठो चलो जाओ स्कूल जाओ, वो बच्चे संडे के दिन सबसे पहले उठ के बैठे होते हैं। लेकिन अगर वही संडे के दिन सब उठ गए लेकिन बच्चे नहीं उठे, आप तुरंत जाके पहले टेम्परेचर वगैरह चेक करोगे, बच्चों को प्यार से उठाओगे, पूछोगे क्या हुआ, कुछ तकलीफ हो रही है क्या, पेट दर्द है या कुछ है, तो तुरंत आपको पता चल जाता है। जरूरी नहीं है, देखो माँ को कैसे पता चलता है, डेफिनेटली माँ और बच्चों के बीच में एक एनर्जी का कनेक्शन होता है, उसी वजह से सारी चीजें वो ज्यादा जल्दी महसूस कर लेती हैं, ज्यादा केयरिंग होती है, ज्यादा महसूस कर लेती है। उनको दिन भर की एक्टिविटीज पता होती है कि अब तो इसने पूरा घर सर पे उठा लेना था, इतना शांति क्यों है घर में। तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो रीजन है कि बच्चे अभी नहीं ये हो रहे। तो क्या होता है, लो एनर्जी दिखती है, आप तुरंत सामने वाले को बोलते हो, लगता है आज कुछ
लगता है बहुत लो दिख रहे हो, बहुत एनर्जी लो दिख रहे हो, बहुत डाउन दिख रहे हो। तो ये डायग्नोसिस आप रोजमर्रा के इसमें करते हो, चलते फिरते दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज के साथ, आप सिर्फ आवाज सुन के मोबाइल पे बता देते हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने मुझे फोन किया और मैंने अगर बता दिया अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं, तो कोई बड़ी बात है। अरे सर ने आवाज सुनते ही बता दिया सोमेश जी ने कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये कोई भी बता सकता है, आप भी बता सकते हो। मैं आपको फोन करूं तो आप भी सामने से बोलोगे सर क्या हुआ, आपकी आवाज काफी डल आ रही, कुछ हुआ है क्या। इमोशनल हो, फिजिकल हो, मेटाफिजिकल हो, कोई भी बीमारी हो डायरेक्टली आपकी एनर्जी से रिलेट करती है। एनर्जी आपके पूरे शरीर में होती है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे एनर्जी नहीं है। हम्म? हाँ, सिर्फ आपके बालों में और नाखूनों में छोड़ दिया, जो डेड चीजें हैं उसमें नहीं, लेकिन जो भी जीवंत है, जो भी यहाँ पे मौजूद है, उनमें एनर्जी होती है। बाहर के पेड़ पौधों में एनर्जी है, कुत्ते बिल्ली में एनर्जी है, गाय भैंस हो गई, चिड़िया हो गया, जंगल का शेर हो गया, सब में एनर्जी है। सड़क पे पड़ा हुआ एक पत्थर, तभी मैंने जो कहा कि अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो एक छोटा सा पत्थर उठा के भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, उसमें भी लॉट्स ऑफ एनर्जी होती है। आप हिंदू है, मुस्लिम है, आप किसी भी क्रिश्चियन वगैरह किसी भी धर्म से रिलेट करते हैं, आप जहाँ पे भी अपने धर्म स्थलों पे जाते हैं ना, मोस्टली ये सारे पत्थरों से बने होते हैं। जो उसका केंद्र होता है वो भी सारे कैसे होते हैं, वो भी पत्थरों से बने हुए होते हैं, और इनमें वो एनर्जीज होती है। इसलिए वहां पे जब आप जाते हो, उन पर्टिकुलर जगहों पे आप जब जाते हो, तो आपको वो चीजें, वो एनर्जी प्रदान करती है, वो एनर्जी मिलती है। आप फ्राइडे को नमाज के लिए जाते हो, आप सोमवार को शंकर के मंदिर में जा रहे हो, आप संडे को चर्च में जा रहे हो, आप गुरुद्वारे में जा रहे हो, आप अपने अपने प्रेयर वाली जगहों पे जब जाते हो, तो वो जगह ऐसी होती है कि वहां पे एक पर्टिकुलर पॉजिटिव एनर्जी होती है। आधी तो हमारे दिमाग में ही होती है, हम सोच के ही वहां पे पहुंच गए होते हैं कि यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे शायद अच्छा लगेगा। जैसे आप वहां पे पहुंचते हो 50% आपको अच्छा लग चुका होता है। तो ये आपकी एनर्जी होती है जो अंदर ये करती है, हाँ नाउ वी आर गोइंग टू बी बैलेंस। तो कितनी है ऐसी एनर्जी, ट्रिलियंस ऑफ मिलियंस हैं, जितने सेल्स हैं हर एक की अपनी अपनी एनर्जी है। आप जितना ब्रीथ करते हो, आप जो कुछ खाते पीते हो, आप जो कुछ सनलाइट लेते हो, हर एक चीज आपके उन सेल्स तक उस एनर्जी को पहुंचाती है। एक्यूप्रेशर में किसी भी बीमारी को किस तरह देखा जाता है, एक लाइन में समझिए। मोस्टली सारे क्वेश्चंस के आंसर एक लाइन में होते हैं, उनके डिटेल थोड़ी बड़ी होती है, तो उसको समझना जरूरी है। अब एक लाइन में हम इसको समझेंगे। जैसे पहले समझा कि किस किस चीज की बीमारी होती, ट्रीटमेंट होती है, तो जो आपको पता है उसकी भी, जो नहीं पता है उसकी भी। कितने समय में ठीक होता है, डिपेंड्स ऑन अ टाइम ऑफ एंड, वो एक्यूट है क्रॉनिक है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो एक एक लाइन में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। अब कैसे काम करती है, तो ये एनर्जी पे काम करती है। बीमारी कैसे आती है शरीर में, नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में बीमारी आती है आपके शरीर के एनर्जी के डिसबैलेंस के वजह से। इसको बहुत अच्छे से याद रखिए, बाद में जब वीडियो देखोगे आप उसको चाहिए तो नोट डाउन करके रख सकते हो। अभी इस समय सिर्फ आपको स्क्रीन पे फोकस करना है। और अपने, हाँ, एक चीज बताना भूल गया मैं, क्लास के पहले नॉर्मली बताता हूँ हमेशा, थोड़ा सा जरा डिस्टर्ब हो गया था। तो जब भी आप क्लास अटेंड करने बैठते हैं, कोशिश कीजिए कि घर वालों से थोड़ा दूर बैठिए, थोड़ा एकांत में बैठिए, क्योंकि हम कुछ सिखाना चाहते हैं आपको जो आपके और आपके फैमिली के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है। आप प्रोफेशनली करते हैं तो भी बात अलग है, फिर भी आप अपनी फैमिली की तो ट्रीटमेंट करोगे नहीं, उनकी खुद की तो करोगे। तो इन सारी चीजों को समझना यहाँ पे जरूरी होता है, क्योंकि मैंने कहा कि ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। एक भी स्टेप आप मिस कर देते हो तो काफी सारी चीजें रह जाती हैं। फिर वो हमको 2 हफ्ते बाद याद आता है सर इसका क्या था, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है बताना। ठीक है। उसके बाद में जहां पे भी बैठेंगे एकांत में बैठिए, हेडफोन्स का यूज कीजिए ताकि चीजें क्लियरली आप तक पहुंचे। ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आता हो, क्योंकि सारा कुछ खेल जो है यहाँ पे नेटवर्क का ही है। आपके यहाँ पे नेटवर्क क्या है कैसा है ये उस पर ज्यादा डिपेंड होता है, बराबर है। अगर नेटवर्क अच्छा होगा, आवाज अच्छी आएगी, पिक्चर क्लियरिटी अच्छी होगी, बाकी की चीजें अच्छी होगी। किसी का माइक शायद चालू है, थोड़ा सा आवाज आ रहा था बैकग्राउंड में, चलिए ठीक है बंद हो गया। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। तो बीमारी कैसे आती है शरीर में, इसको बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी सिर्फ देख लीजिए, बाद में इसको आराम से आप
अपने बुक में वगैरह या जहाँ पे भी आप नोट्स बनाना चाहते हैं, आप वहाँ पे नोट डाउन करके इसको रख सकते हैं। तो डिजीजेस, कोई भी बीमारी शरीर में कैसे आती है, छोटी सी बीमारी हो, बड़ी सी बीमारी हो, हाथ में खुजली हो रही हो तो भी, या शरीर के अंदर पूरा पॉइजन फैल गया हो तो भी, हार्ट डिजीजेस हो, लंग्स डिजीजेस हो, किडनी की डिजीजेस हो, ब्रेन की डिजीजेस हो, कोई भी डिजीजेस हो, कोई भी बीमारी शरीर में कब शुरू होती है? जब शरीर में ऊर्जा का असंतुलन होता है। जब शरीर में ऊर्जा का असंतुलन होगा, बीमारी आएगी। द डिसबैलेंस ऑफ एनर्जी क्रिएट्स डिजीज, एनी डिजीज, कोई भी हो सकती है, फिजिकल, मेटाफिजिकल, इमोशनल, कोई भी हो सकती है। इन द सेम वे, इसी तरीके से, इन द सेम वे, इसको ठीक कैसे करते हैं? तो एक्यूप्रेशर में बहुत आसानी से ठीक होती है। देखिए, समझ लीजिए इसको ठीक कैसे किया जाता है। जो भी एनर्जी का डिसबैलेंस हुआ है, उस डिसबैलेंस को हमें सिर्फ बैलेंस करना होता है। उस डिसबैलेंस को सिर्फ बैलेंस करते हैं। जो बढ़ा हुआ है, ये रोग का कारण हो सकता है, उसको बैलेंस किया जाता है। जो घटा हुआ है, ये रोग का कारण हो सकता है, उसको बढ़ा के बैलेंस किया जाता है। ठीक है। तिकडे फ्रीज वरती सगळ्या तिकडे भिंतीकडे सचिन महाजन जी, सर आपका माइक चालू है, प्लीज बंद कर लीजिएगा। ये चीजें क्यों होती हैं? ओनली बिकॉज ऑफ डिसबैलेंसेस, राइट? तो डिसबैलेंस को बैलेंस कीजिए, बीमारी हटेगा। अब डिसबैलेंसेस को बैलेंस कैसे करते हैं, उसको आगे देखेंगे, समझेंगे। आज का थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, कल का थोड़ा और इंटरेस्टिंग रहेगा, और डे बाय डे ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जाता है। हमें क्या जानकारी है एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के बारे में? हम हमें यही जानकारी होती है कि हमने फेसबुक पे देखा था, हमने यूट्यूब पे देखा था, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, लाखों व्यूज हैं, लाइक्स वाले ऐसे भी हैं, लेकिन किया, फायदा नहीं हुआ। क्यों? या तो जिसने आप तक डिलीवर करना था वो बराबर से डिलीवर नहीं कर पाया, या जो चीज आपने वहां से लेनी थी वो आपने बराबर से नहीं ली, या आप शायद वहां तक बराबर से नहीं पहुंच पाए। तो इन चीजों को समझना जरूरी होता है, बराबर है? इन सारी चीजों को समझना, जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है कि क्यों इसे करना है, क्यों नहीं करना है। हम्म? जैसे मेरे क्लासेस स्टार्ट होते हैं, जब मेन फ्लो में आओगे आप, क्लास स्टार्ट होंगे, या आप ट्रीटमेंट के लिए भी मेरे पास कभी भी आते हो, तो कुछ चीजें हैं जो हम पहले पूछ लेते हैं पेशेंट से या स्टूडेंट से कि भाई चाय कॉफी छोड़नी होगी, तब ट्रीटमेंट हो पाएगी, तब पढ़ पाएंगे हम लोग। लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने होंगे, आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, हमारे लिए भी, लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले तो हम चाय छुड़वाते हैं। नेल पॉलिश, फीमेल्स काफी थोड़ा उस पर डिस्टर्ब हो जाती हैं, जो हमारी लेडीज हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन रीजन बताना जरूरी है। जब उसके बारे में ज्ञान होता है, जब उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है कि इसको लगाने के कितने दुष्परिणाम हैं, वो चीजें ऑटोमेटिकली हट जाती हैं। तो उसके ऑप्शनल भी है कि नेचुरल वे से, ट्रेडिशनल वे से आप इन सारी चीजों को कैसे कर सकते हो। चाय हमारा ट्रेडिशन नहीं है, तो उसके लिए क्या है, सो मेनी टाइप्स ऑफ टी। आपकी इंडियन कल्चर के कितने सारे चाय के प्रकार हैं, आपको पता ही नहीं है। हमको सिर्फ एक वो ब्रिटिश दे के गए वही वाली पता है हमें। सो मेनी थिंग्स। ग्रीन टी कुछ नहीं होता है, ब्लैक टी, विदाउट शुगर टी, विदाउट मिल्क टी लेती हूँ, थोड़ी सी लेता हूँ, तरह सा ही लेता हूँ, 2 बार ही लेता हूँ। या तो चीज है या तो नहीं है, या तो वो जहर है या तो नहीं है। वो कहीं बॉर्डर पे या कहीं थोड़ा थोड़ा ज्यादा, ऐसा नहीं होता। ये वो है या नहीं है, बीमारी है या नहीं है, इलाज है या नहीं है, बीच में है, आधे पे है, 50-50 पे है, नहीं, या तो होता है या तो नहीं होता है। तो इन सारी चीजों को भी यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे ये कैसे है, मतलब इस पद्धति के बारे में हमें कितनी जानकारी है। हम में से जितने भी नए लोग यहाँ पे बैठे हुए, जिन्होंने ऑलरेडी अटेंड किया हुआ है, उनको पता ही होगा। जो लोग नए भी बैठे हैं उनको भी आज पता चल जाएगा कि आप जो रोजमर्रा करते हो, जो चीजें आपके यहाँ पे ट्रेडिशनली हैं, वो भी कैसे एक्यूप्रेशर से जुड़ी हुई है। कल ही आप सब लोगों ने नाग पंचमी मनाई, या श्रावण का महीना चल रहा है, तो ये सारी चीजें क्यों है आपके ट्रेडिशन में? नाग पंचमी क्यों आप करते हो? जो भी आपके ट्रेडिशनल त्योहार होते हैं, कोई भी हो,
किसी भी रिलीजन से हो, आपके रिलीजन ने उस एक पर्टिकुलर महीने में ही, उस एक पर्टिकुलर वीक में ही, उस एक पर्टिकुलर दिन पे ही उसी तरीके का वो त्योहार क्यों रखा हुआ होता है। तो उसके पीछे भी बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस होते हैं जो हमें पता ही नहीं है हम क्यों करते हैं। मेरे दादाजी ने कहा था, उनके दादाजी ने उनसे करवाया था, उनके दादाजी ने उनसे करवाया था, सबके दादाजी जो कर रहे थे और वो लोग कर रहे थे, तो मेरे दादाजी में कर रहा था, मैं भी कर रहा हूँ। तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे देखेंगे। कितनी जानकारी होनी चाहिए और कब से होनी चाहिए, तो वो भी देखेंगे हम यहाँ पे। कहाँ से स्टार्ट होता है एक्यूप्रेशर। जैसे मैंने कहा कि हम ट्रीटमेंट कहाँ से करते हैं, तो जस्ट बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, जस्ट बॉर्न बेबी होगा वहां से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि जस्ट पैदा हुआ है बच्चा और तुरंत पता चलता है उसकी शुगर बहुत हाई है, उनकी ट्रीटमेंट्स हो जाती है। जस्ट पैदा हुआ है बच्चा और उसको हेपेटाइटिस हो गया या उसको कोई दूसरी चीजें हो गई, तो वहां से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। आप पैदा हुए, आप एक एनर्जी को लेके पैदा होते हैं और वहां से बैलेंस इम्बैलेंस का खेल शुरू हो जाता है। बराबर है। अभी ये जो कोरोना देखा पिछले 1.5-2 साल में, हम लोग जो देख रहे हैं, हजारों लाखों मर गए, कितने परिवार बर्बाद हो गए, परिवार के परिवार चले गए, तो ये सब भी क्या है, ये भी डिसबैलेंस है। आज हम देख रहे हैं कि सब जगह फ्लड्स आए हुए हैं, महापुर की स्थितियां हैं सब जगह, शहर के शहर, गांव के गांव गायब हो जा रहे, इतना पानी आ रहा है। तो ये भी क्या है, डिसबैलेंस है। ये किसका डिसबैलेंस है, ये आपके नेचर का डिसबैलेंस है। ग्लोबल वार्मिंग हम जिसे कहते हैं, सीधे साफ सुथरे शब्दों में कहें तो जो हम नेचर को दे रहे हैं उससे जो डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है, नेचर रिटर्न में आपको वही दे रहा है। रेगिस्तान में बाढ़ आ जा रही है और जो नदियां हैं सूखती चली जा रही है, कुएं का पानी गायब होते चला जा रहा है। जहां नहीं वहां पे लोग पानी पानी से मर रहे हैं और जहां पे नहीं वहां पे दूर दूर तक एक बूंद भी नहीं मिल रही। जहां तो कल तक हुआ करते थे, बड़े बड़े तालाब सरोवर नदियां हुई करती थी, वो सूखी जा रही हैं। और छोटे छोटे नाले उग्र नदियों का रूप लेके शहर के शहर बर्बाद कर रहे हैं। क्यों हो रहा है, डिसबैलेंस है। सो इट्स स्टार्ट फ्रॉम योर बर्थ। आप पैदा होते हैं या आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है, कि वहां से शुरुआत होती है। बराबर है। आपने देखा होगा अगर कभी खेत खलियान है आपके पास, या कहीं पे भी आप, आजकल तो आपको यूट्यूब पे भी सारा कुछ देखने को मिलता है, घर के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिन्होंने एक्चुअल में देखा होगा, पता होगा, एक इंसान छोड़ दिया तो उसके अलावा जितने भी जानवर होते हैं, हम भी जानवर ही हैं, जानवरों की श्रेणी में ही आते हैं। और कभी कभी हम अपना जानवर जो अंदर का होता है वो बहुत ज्यादा दिखाते हैं। अभी जस्ट एक केस हुआ था जो एक 15 डेज पहले, मैंने भी ऐसे किसी ने वीडियो सेंड किया था तो देख लिया था। एक लखनऊ वाला केस है, एक बेचारे टैक्सी ड्राइवर को जिसकी कुछ गलती नहीं थी, वो लड़की ने 22 थप्पड़ जड़ दे। आफ्टर दैट पता चला, घर वाले बोल रहे हैं कि उसको मानसिक स्थिति ये नहीं है, बाकी बहुत सारी चीजें वहां पे चल रही हैं, उसका अरेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पे ये नहीं कर रहे। लेकिन जब जब उस एक्टिविटी को देखते हैं, जब उसके चेहरे की तरफ देखते हैं या उसने जो किया वो देखते हैं, उस चीज को सुनते हैं, तो तुरंत पता चल जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, डिसबैलेंस ऑफ एनर्जी, फिजिकल हो मेटाफिजिकल हो, दिख जाती है। तो एक्यूप्रेशर कहाँ से है आपके जीवन में, कहाँ से आप मिस आउट करते हैं। आज तारा सिंह का नाम किसको नहीं पता है, ऐसा कोई नहीं है। अपने पूरे जीवन में दारा सिंह जी ने 500 कुश्तियां लड़ी और एक भी नहीं हारी। क्या जैसे प्लेयर्स मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं खुद एक एथलीट हूँ। अभी हम ओलंपिक्स वगैरह की भी बात कर रहे थे, अब हमारे दूसरे पैरा ओलंपिक्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनमें भी ये सारी चीजें दिखेंगी। तो क्यों नहीं हो पाता है, क्यों हम कॉन्स्टेंटली लाइफ टाइम तक वो एक सेम चीज नहीं दे पाते हैं। पहले के लोग क्यों दे पाते थे, हम लोग बोलते थे मेरे दादाजी ऐसे, मेरे नाना जी ऐसे, हम कैसे, पता नहीं। 4 कदम चल जाए तो सांस फूलने लगती है हमारी, 2 सीढ़ियां चढ़नी पड़ जाए तो हम पहले ढूंढने लगते, और चौथे फ्लोर पे जाना है, लिफ्ट कहाँ है, बिना लिफ्ट के आप जाओगे ही नहीं। तो ये सारी चीजें क्या है, एनर्जी बताती है आपके शरीर में ऊर्जा क्या है, कैसी है, क्या कमियां है क्या नहीं, ये सारी चीजें। तो पहले के जो बच्चे हुआ करते थे, दारा सिंह जी का क्यों मैं बता रहा हूँ, या पहले की जनरेशन या अब की जनरेशन देख लो, ऐसे फूल जैसे नाजुक नाजुक बच्चे होते हैं और वो फूल जैसे नाजुक ही रह जाता है। 18-20 साल का भी हो गया लेकिन वो नाजुक ही बच्चे बने हुए हैं। या खुद को टफ बनाने के चक्कर में वो जिम्स वगैरह बाकी की चीजें करके इतना हार्म कर लेते हैं खुद को कि आप सोच नहीं सकते हो।
घर वालों को लगता है बॉडी बना रहा है बच्चा, हमारा जिम जा रहा है, लेकिन फिर अगले कुछ सालों में उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट सारे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इंसान को छोड़ के जितने भी जानवर हैं उनके बारे में बात कर रहे थे कि एक बहुत बड़े ग्रुप्स होते हैं, भेड़ के, बकरियों के, या गायों के, भैंसों के भी बड़े बड़े उनके ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे वो चरने जाते हैं, ये करते हैं। तो छोटा सा उनके जब बच्चे होते हैं, विद इन 15 मिनट्स वो बच्चे खड़े होके चलने फिरने लगते हैं। दिस इज अ गिफ्ट ऑफ अ नेचर, ये उनके लिए है। हम नहीं वो एक्सपेक्ट कर सकते कि नहीं चल पाएगा करके, या हम 15 मिनट में चल ले, नहीं। हर एक के लिए एक समय दिया हुआ है, हर एक चीज के लिए एक समय दिया हुआ है। इंसान का बच्चा वो 5वें 6वें महीने में बैठना स्टार्ट करेगा, 7वें 8वें महीने के बाद ही उसमें वो रेंगना, फिर साल भर का होते होते खड़ा होना, चलना, ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर समय पे होती है। आप लोग देखते हैं कई बार ये होता है कि हाँ, सामने से कोई पूछता है आपका बच्चा कितने साल का हुआ, इतने, अरे अब तो उसको दांत आना शुरू हो जाएंगे, अब उसको वोमिटिंग लूज मोशंस होंगे, डरना मत, लेकिन डॉक्टर से दिखाते रहना, मेडिसिन पे ध्यान रखना, लेकिन अब ये उसको तकलीफ। तो ये चीजें आपको पता है, ये डायग्नोसिस आपको पता है। जैसे आप किसी को बताओगे मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, वो पूछेगा भाई उसकी उम्र क्या है, कितने साल का है, कितने महीने का। आप जैसे बताओगे भाई 5 6 महीने का, अरे तो दांत आना शुरू हो रहे हैं क्या, हाँ सामने का हल्का हल्का दिख रहा है, हाँ फिर ये चीज होगी। ये स्टडी है। आपको इस शरीर की इंजीनियरिंग की स्टडी करने के लिए आपको स्पेशल कोई स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए, जरूरी नहीं है। उल्टा मैं तो बोलता हूँ ये कंपलसरी होना चाहिए आपको। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ ना, तो आपको कंपलसरी पूरी की पूरी स्टडी देनी चाहिए कि उसके शरीर में क्या है क्या नहीं है, और ये आगे चल के क्या क्या होगा। ये कंपलसरी होनी चाहिए स्टडी, होती भी है, नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन हम, हमारी जो स्कूल तक की स्टडीज होती हैं, जो भी स्टडीज होती हैं, हम आज सिर्फ उनको इस हिसाब से देखते हैं कि हमको नंबर स्कोर करने हैं। हम इस हिसाब से नहीं देखते कि नंबर गया, स्कोरिंग भाड़ में, मुझे इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। इतना सुंदर है आपका शरीर, अंदर से बाहर से, इतना छोटा है और इतना विशाल है। तब इसे हम कहते हैं कि विश्व रूप जो दिखाया था भगवान श्री कृष्ण में ने महाभारत में, तो वैसा ही है कि बहुत सूक्ष्म है, एक सेल के इतना आप आंख से देख नहीं सकते, लेकिन उतना ही विशाल है कि जब आप उसको खोल के देखने जाते हो ना, तब आपको पता चलता है कि एक सेल के अंदर, आपके बॉडी के एक पेशी के अंदर, एक सेल के अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, इतनी जगह है। कैसे क्या, आगे देखेंगे। ये कोई मैथोलॉजी की क्लास नहीं है, दिस इज अ साइंस, और ये साइंटिफिकली ही बोल रहा हूँ, उसको देखेंगे समझेंगे, आप खुद अपने आंखों से उनको सोचते हुए जाओगे। तो बच्चों की, छोटे बच्चों की जब आप मसाज करते हो, हम्म, उनको जब तेल लगाया जाता है, उनको मसाज किया जाता है, दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, हमारे यहाँ तो 4 4 बार होता है। और छोटे बच्चों को काम ही क्या होता है, आपको बराबर है, उनको खिलाना है, पिलाना है, पॉटी करेंगे, टॉयलेट करेंगे, साफ कीजिए, कपड़े बदलिए, फिर नहलाइए धुलाइए, फिर उसको मालिश कीजिए, नहलाओ धुलाओ, कपड़े पहनाओ, दूध पिला दो, सुला दो। बच्चे जितना ज्यादा सोते हैं उतनी अच्छे से ग्रोथ होती है। ये उनकी ग्रोइंग एज होती है, जिसमें आप तेल से मसाज करते हो उनको, या जो भी मसाज वगैरह किया जाता है, इसके मदद से उनके शरीर की ग्रोथ और ज्यादा अच्छे से होती है, उनके बॉडी के जॉइंट्स उतने अच्छे होते हैं। बच्चा जब पैदा होता है करीब करीब 350 400 के करीब उनकी हड्डियां होती हैं, जो धीरे धीरे बढ़ती हैं। एक ग्रोन अप बॉडी में 206 207 हड्डियां होती है, आपकी 206 बोन्स होते हैं। तो ये यहाँ से वहां तक कैसे बढ़ती है, तो वो जो छोटी छोटी अलग अलग हड्डियां होती है वो जुड़ना स्टार्ट होती है। तो उनके जॉइंट्स होने चाहिए, पक्के होने चाहिए। तो इन सारी चीजों के लिए बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के लिए बॉडी में एनर्जी सर्कुलेशन अच्छी होनी चाहिए, और एनर्जी का सर्कुलेशन शरीर में अच्छा होने के लिए मसाज ज्यादा जरूरी होता है। आपने देखा होगा एथलीट्स को भागने से पहले या कोई भी एक्टिविटी या उनका जो भी इवेंट होगा, अपना इवेंट स्टार्ट करने के पहले, अपना खेल स्टार्ट करने के पहले वो लोग वार्म अप करते हैं। स्कूल में जब हम लोग हुआ करते थे, मैथ्स पीटी, पीटी के वगैरह जो हमारे क्लासेस होते थे, उसके पहले भी हम वार्म अप करते थे। हम ग्राउंड पे जाने के पहले वार्म अप करते थे, हम जिम में जाने के पहले वार्म अप करते थे। तो वार्म अप क्या होता है, व्हाट इज अ वार्म अप? एनर्जी है, ऊर्जा लगती है, तब वार्म होता है। आपके घर में जो गैस बनता है, आपके घर में जो प्रेशर कुकर काम करता है, जो सीटी मारता है, चीज पक गई है ये आपको बताता है। तो उसके लिए भी वहां पे वो एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है, आपके सिलेंडर में से मिलती है।
आप जो गाड़ी चलाते हो, इस शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करते हो, रोज काम पे आते जाते हो, वो कैसे चलती है? एनर्जी पे चलती है। इस इस पूरे ब्रह्मांड की हर एक चीज एनर्जी से कनेक्टेड है। ठीक उसी तरह से। तो आप जब मालिश करते हो बच्चों की, तो उसका भी एक पर्टिकुलर वे होता है, एक ट्रेडिशनल तरीका होता है। और दुर्भाग्य की बात है, जो हमारी ये नई जनरेशन आ रही है अब आगे, जो मैं देख रहा हूँ ना, बहुत सैड होता है लिटरली। मतलब मुझे एक पेशेंट ने मेरे पूछा था सामने से, सर आपके पहचान का कोई मसाजिस्ट है क्या? मैं बोला क्यों, क्या हुआ आपको? मसाज के लिए कोई चाहिए? नॉर्मली हम करते हैं, गर्भवती स्त्रियां जब होती हैं या जैसे डिलीवरी होती है, तो माँ की मसाज के लिए एक एक दाई, एक आया वगैरह आती हैं, जो माँ के मसाज के लिए आती है। लेकिन बच्चों की मसाज जहां तक होता है, माँ खुद करे उतना ज्यादा अच्छा होता है। क्यों? देर आर टू स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट, इसके पीछे भी साइंस है। तो बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा है, उसके बोन्स के लिए अच्छा है, उसके ग्रोथ के लिए अच्छा है, क्या कैसे उसके बारे में देखा। माँ के लिए अच्छा होता है ये। अदरवाइज हम बहुत बार देखते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद अचानक से बहुत ज्यादा वेट गेन होना स्टार्ट होता है। तो वो चीजें नहीं हो। क्यों? क्योंकि उस इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चली जाती है। बच्चा पैदा करना कोई सामान्य बात नहीं है। पुरुष करते नहीं है इसलिए उनको पता नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बाप बनता है उसको बाप क्या होता है ये पता नहीं होता। लेकिन डेफिनेटली माँ को हम सबसे ग्रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो एनर्जी लॉस होता है, वहां पे जो एनर्जी यूज होती है, आपकी एनर्जी आपके माँ से जुड़ी हुई होती है, आपके पिता से जुड़ी हुई होती है, लेकिन माँ से ज्यादा होती है। 9 महीने ज्यादा आप उनके पास रहते हो, वहीं पे आपका डेवलपमेंट होता है, वहीं से आपकी डिलीवरी भी होती है। राइट? ये आजकल के नॉर्मल वर्ड से सारे। तो डिलीवरी के समय पे जो एनर्जी लॉस हो गई होती है, या आपके फीडिंग के इसमें पिछले 9 महीने में आप क्या कर रहे होते हो? माँ के अंदर शरीर में बैठ के माँ की एनर्जी लेके आप अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर रहे होते हो। इसलिए कहा जाता है कि उन 9 महीनों में सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है खाने पीने की चीजों का, समय का, उठने बैठने का, इसका चलने फिरने का, इसका। बराबर है? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो ये सारे क्या है? एनर्जी कनेक्शन से, कॉन्टैक्ट से। वहां पे फिर वो इतना हेल्दी फूड उनको दिया जाता है कि जो भी एनर्जी लॉस हुई है वो आपकी कवर अप हो। सेकंड रीजन क्या होता है वो हेल्दी फूड देने का? क्योंकि बच्चे को फीडिंग करनी है आपको, आपके शरीर में दूध निर्माण होगा, और वही दूध आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, आप उसको दूध देंगे, तब बच्चे को उसका पोषण मिलेगा। क्योंकि अब वो आपके शरीर से बाहर है, अब आपसे नहीं जुड़ा हुआ। अब आपकी नाल कट चुकी है, कनेक्टिविटी एनर्जी की अब अलग है। अब सिर्फ बॉडी टू बॉडी कनेक्टिविटी है, पहले थी अंदर, शरीर के अंदर की एनर्जी की कनेक्टिविटी थी। तो आपने देखा होगा बच्चे बहुत ज्यादा रिलीफ फील करते हैं मसाज करने पे। बच्चे क्यों, आप बहुत ज्यादा रिलीफ फील करोगे मसाज करने पे। आप काम करके आते हो, थके हुए होते हो, तो लिटरली हर एक को लगता है। या घर में औरतें ही सुबह से लेकर शाम तक काम में लगी हुई होती हैं, जैसे काम खत्म होता है, थोड़ा सा अगर आप पैर दबा दो या कुछ ये कर दो, तो उनको भी रिलीफ फील होता है बहुत ज्यादा। इससे क्या होता है? एनर्जी बैलेंस होती है, अगले काम करने के लिए और ज्यादा उत्साह मिलता है। कई बार लोग खुद का खुद कर लेते हैं, उसमें भी कोई ये नहीं है। बराबर है? अब सर पे तेल लगा के चंपी करते हो, एक अलग रिलीफ फील होता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया हो, तो हम क्या करते हैं? पहले सर पे ठंडा तेल रखेंगे, फिर उससे धीरे धीरे उंगलियों से मालिश करेंगे, तुरंत आराम लगने लगता है, स्ट्रेस फ्री लगने लगता है। कई बार लोग सो भी जाते हैं वो करते कराते हुए। तो क्यों ये होता है? बॉडी रिलैक्स फील करती है, एनर्जी बैलेंस हो जाती है। जैसे बैलेंस हो जाती है, आप आराम करना चाहते हो, क्योंकि आप शरीर को अंदर से आराम लग रहा है। तो इसका भी एक पर्टिकुलर वे होता है। हाँ। तो आजकल, चलिए ठीक है, पिछले कुछ सालों पहले तक लोग पूछते थे कि कोई मसाजिस्ट है क्या जो घर पे आके बच्चे को मसाज कर दे। तो हम, मैं समझाता था नॉर्मली कि आप खुद कीजिए, आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। अब इस ये नहीं क्यों होता है? क्योंकि ट्रेडिशन छोड़ दिया हमने। ट्रेडिशन कैसे छूट गया? ना हमको सासू पसंद है, ना माँ पसंद है, हमको अकेले रहना है और सब संभालना है। और जब वो संभालना हाथ के बाहर जाने लगता है, तो हमारे दिमाग में और एक छोटी सी कंसेप्ट बैठ गई है कि आजकल हर एक चीज के लिए क्लासेस होते हैं। बच्चे के मसाज के लिए क्लासेस, बच्चों के साइंस समझने के लिए क्लासेस। मैंने परसों एक ऐड देखी थी, शायद आई डोंट थिंक, शायद फेसबुक पे देखी थी मुझे, आई थिंक सो, हाँ राइट, शायद फेसबुक पे देखी थी। तो उसमें वो व्यक्ति बता रहा है कि आपको पता है आपके बच्चों के साइंस, आप बच्चे भी आपसे बात करते हैं साइन लैंग्वेजेस में, वो बच्चे क्या चाहते हैं वो साइंस बताते हैं।
बचपन से पता है, हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को पता होता है। क्यों? क्योंकि आप एक जब जब एक जॉइंट फैमिली में रहते हो तो वहाँ पे लॉट्स ऑफ एनर्जी होती है जो बहुत कुछ आपको देती सिखाती है, काफी सारी चीजें ये होती है। तो वो भी एक एनर्जी कहीं ना कहीं हटती, तो वो जब डिसबैलेंस होता है तो काफी सारी चीजें डिस्टर्ब होती है। अब यहाँ पे भी ये जो राइट साइड में आप एक देखोगे कि बेबी मसाज फॉर गैस, तो अगर बच्चे के पेट में गैस हुआ है तो क्या मसाज करना चाहिए, ऐसी काफी सारी उटपटांग चीजें आपको दिख जाएंगे। जानबूझ के यहाँ पे दिखाया हुआ मैंने कि ये भी एक्यूप्रेशर है, ये दिया जाता है कुछ मॉडर्न मेडिसिन वाले जो सो कॉल्ड टॉप के डॉक्टर्स हैं, ये अपने पेशेंट्स को देते हैं, मैंने उसमें से निकाला हुआ है। तो वहाँ पे एक ये रहता है, पीडीएफ जैसा है कि बच्चे को ये हो रहा है तो क्या मसाज, वो हो रहा है तो क्या मसाज। 4 बार बच्चों का, 4 बार नहीं 3 बार, 3 बार नहीं, कम से कम दिन में 2 बार मसाज कीजिए। हाँ, जॉनसन एंड जॉनसन से मसाज मत कीजिए, दारा सिंह जॉनसन एंड जॉनसन से आप अपने घर में नहीं बना सकते हो। तो उसके लिए देसी चीजें चाहिए, सरसों का तेल हो, लहसुन हो, बाकी की चीजें हो, काफी सारी। इसके लिए अलग से बताने की रेसिपी नहीं है कि नोट डाउन करना है। आप अपने दादी से, अपनी चाची से, मामी से, जो भी आपकी सीनियर्स है जिन्होंने भी अपने बच्चों की मसाज करके, अपने मम्मी से पूछ लीजिए, वो लोग बता देंगे, क्योंकि बचपन में ये सारी चीजें आपके साथ हुई हैं। नहीं कुछ मिलता है तो डाबर लाल तेल है, जिनको कुछ अवेलेबल नहीं है आप उससे कर सकते हो। आयुर्वेदिक चीजें हैं, ट्रेडिशनल चीजें हैं, ये चीजें बच्चों में जो एनर्जी देते हैं इस समय पे, ये लंबी उम्र तक काम में आते हैं। अदरवाइज बच्चे इतने हुए नहीं, स्पेक्स लग गए, आंखों में चश्मे चढ़ गए, सोडा वाटर ग्लासेस लगे हैं, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर से स्ट्रांग नहीं है। अंदर से स्ट्रांग क्यों नहीं हुए? क्योंकि जिस समय पे उनको स्ट्रांग करना था उस समय पे स्ट्रांग नहीं किया हमने। अब उनको आप पहाड़ चढ़ाओ, नदियों में दौड़ाओ, कुछ नहीं होने वाला। ये वो परफेक्ट समय होता है, होगा नहीं होगा ऐसा नहीं, लेकिन वो तरीके से नहीं होगा जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि होना चाहिए। तो वो भी क्या है, एक एक्यूप्रेशर। छोटे बच्चे जब हमारे घर में आते हैं तो काफी सारी ट्रेडिशनल चीजें होती हैं। इसमें से काफी सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी देखी होगी, की होगी, या आपके साथ किसी ने ना किसी ने ये सारी चीजें की गई होगी, बराबर है। सबसे पहले तो क्या होता है, मामा के यहाँ से या आपके जो रिलेटिव्स होते हैं उनके यहाँ से अलग अलग चीजें एज अ गिफ्ट आती है। तो छोटे बच्चों के पैरों में या हाथों में कुछ इस तरह के चांदी के काले मनी, सफेद मनी, मतलब अपने 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 स्टेटस, स्टेटस नहीं कहूंगा, अपने अपने लिविंग स्टाइल के हिसाब से जो अफोर्ड कर सकता है। कोई सोना अफोर्ड करता है वो सोने के पहनाते हैं, कोई चांदी अफोर्ड करते हैं चांदी के पहनाते हैं। कोई सोना चांदी नहीं अफोर्ड कर सकता है तो वो बस कुछ प्लास्टिक के या लकड़ी के जो छोटे छोटे मनी होते हैं उनसे काम चला लेते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं, बच्चों को पहनाई जाती है, क्या करती हैं ये सारी की सारी चीजें, क्या है, ये एक्यूप्रेशर के लिए है। आप जब आगे सीखते हैं उस समय आपको पता चलता है। जैसे अभी राइट साइड की फर्स्ट इमेज है, यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे होती है एसआई मेरिडियन का SI5 पॉइंट होता है। ये पॉइंट बच्चों के शरीर में आने वाले डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो उसके लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। ये जो रिस्ट होती है ना आपकी, इस रिस्ट पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो उनके ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, इसलिए उनको यूज किया जाता है। पैरों में भी ये चीज पहनाई जाती है। क्यों पहनाई जाती है? कमर में बांधे जाते हैं, नट बोल्ट बांध दिया जाएगा, या अलग अलग इसमें अलग अलग ये है। कहीं पे मैंने देखा है नाव का खीला बांधा जाता है, पूरा बड़ा नहीं खीला होता, नाव पे खीले का टुकड़ा होता है, छोटी सी रिंग होती है। कहीं चांदी का चांद बांध देंगे, या कहीं कुछ और दूसरे पत्थर के मनी होते हैं वो बांध दिए जाते हैं। नहीं किसी को कुछ मिला तो अपना कहीं से नट बोल्ट वगैरह साइकिल का कोई छोटा मोटा मिल गया वो बांध देते हैं। अब उसके पीछे का अगर आप रीजन पूछोगे भाई ये क्यों बांधा है, क्यों लगा है, तो कॉमन आंसर्स होते हैं, आप सबको पता है, बुरी नजर नहीं लगे, किसी का कुछ ये नहीं हो, कोई उसके ऊपर कुछ बुरा ये ना करे, इसलिए वो लोहा वहां पे होता है प्रोडक्शन के लिए। तो डेफिनेटली उससे ऐसा कुछ होता है कि नहीं मुझे पता नहीं, साइंटिफिक रीजंस हैं उसके पीछे। तो वो कैसे समझ में आते हैं, जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तब समझ में आता है कि आप चूड़ियां क्यों पहनते हो, आप पैरों में पैंजन क्यों पहनते हो। उसके भी काफी सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, उनके ग्रोइंग एज में जो साइंस
आप नहीं समझ सकते हैं उनके, ये वो चीजें हैं जो उनके साइंस को बिना समझे हुए उनके शरीर में डिसबैलेंसेस को बैलेंस करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत कॉमन है और ये सबको पता है, घर में छोटे बच्चे भी होंगे तो उनको भी पता होगा। ये ब्लैक वाला डॉट यहाँ पे क्यों लगाते हैं, बता सकते हैं आप लोग? जिनको पता है वो नहीं बताएंगे, मतलब एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर में क्यों लगाते हैं, जिनको पता है वो नहीं बताएंगे। उसके अलावा जिनको ट्रेडिशनली पता है कि इसको क्यों लगाते हैं, आप चाहे तो अपना माइक ओपन करके बता सकते हैं। एनीवन, नए लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों लगाया जाता है, वाई वी यूज दिस टू ब्लैक डॉट्स ओवर हियर, यहाँ पे जो दिखाई गई हैं इनको क्यों यूज करते हैं। ये वाला पैर के तलवे में ये काले टीके क्यों लगते हैं? चलिए आप लोग आंसर ढूंढिए, तब तक मैं जस्ट 1 मिनट, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं उतना ले लेता हूँ। 2 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। सॉरी, माफी चाहता हूँ। हाँ, तो ये ब्लैक डॉट हम यहाँ पे क्यों लगाते हैं छोटे बच्चों के पैर के तलवे में? मोस्टली एक ही आंसर होता है हम सबका कि बच्चों को बुरी नजर नहीं लगे, बराबर है, इसीलिए लगाया जाता है। हम्म, तो आप लोग चाहें तो साइंटिफिक रीजंस क्या है इसके देखते हैं, चलिए। आप लोग गूगल पे जाके, अभी नहीं बाद में सर्च कीजिएगा, आप लोग गूगल पे जाके वहां पे एक सर्च कर सकते हैं K1 एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर का। K1 करके एक पॉइंट होता है, K1 करके एक पॉइंट होता है। उस K1 पॉइंट पे आप वहां पे जब ब्लैक डॉट लगाते हो तो ये क्या करता है, ये आपकी किडनीज को और बॉडी में जहां से किडनी मेरिडियन फ्लो करती है, ये आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी मेरिडियन होती है। स्पेसिफिकली ये आपके शरीर के ओवरऑल ग्रोथ से लेके फिजिकल, मेटाफिजिकल, मेंटल, हर एक चीज के आपके ग्रोथ से लेके बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, और उस ग्रोथ में यहाँ से बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो जब आप यहाँ पे लगाते हो, नजर लगती है कि नहीं इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, हाँ, लेकिन बच्चे कम बीमार पड़ेंगे, ज्यादा स्वस्थ रहेंगे और लंबे समय तक के लिए एक लंबी आयु जिएंगे। तो उस लिए ये चीजें यूज होती है। नाउ दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्यूप्रेशर, और आई एम 101% श्योर आप में से यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब लोगों ने इसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं
यूज किया हुआ है, नहीं भी किया हुआ है तो आप लोगों को पता है इसको क्यों यूज करते हैं, या देखा हुआ है आपने कैसे इसको यूज किया जाता है। और चाहे वो कोई भी रिलीजन हो आपका, एब्सोल्युटली हमें पता है इसे कैसे यूज करते हैं। और एक कौन सा होता है एक्यूप्रेशर, देखिए एक ये एक दूसरा एक्यूप्रेशर का एक तरीका होता है। जब भी आपको सपोर्ट चाहिए होता है, फिजिकल हो मेटाफिजिकल हो कोई भी किसी भी तरीके का, आपको एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, आपको एक फिजिकली एक सपोर्ट चाहिए होता है, उस इसमें जो आपके नियर एंड डियरेस्ट होते हैं, ऐसे व्यक्ति जब आपके पास में होते हैं, तभी जो जानवरों की बात कर रहा था मैं कि वो उतने बड़े जानवरों की भीड़ में भी वो छोटे से जानवरों के बच्चे जिनको पैदा हुए मुश्किल से 15-20 मिनट हो चुके हैं, वो लोग भी बराबर अपने माँ को ढूंढ लेते हैं, आवाज की मदद से हो कोई भी ये हो, बराबर अपनी माँ को ढूंढ लेते हैं। तो ये होता है आपका एनर्जी का कांटेक्ट और एक कंसेप्ट, राइट। इसके पीछे भी बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे साइंस है, लेकिन ये क्लास हमारी उसके लिए कम पड़ जाएगी। ट्रेडिशनली आप जो हाथों पैरों पे मेहंदी लगाई जाती है, अब ये मेहंदी भी ट्रेडिशन ही है डेफिनेटली, आज हमारे रोजमर्रा के इसका हिस्सा बन चुके हैं, शादी ब्याह वगैरह बाकी चीजें हुई, कोई भी त्योहार हुआ उसमें हम इसको यूज करते हैं, बराबर है। लेकिन ये भी ट्रेडिशन हमारे यहाँ पे जहाँ से आया है, तो ये भी एक हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा बन गया है। इसको भी क्यों यूज किया जाता है, मेहंदी जब आपके तल हाथों पे तल पैरों पे लगती है तो वो इसको शांत रखता है, वो पूरे शरीर को शांत रखता है, एक बैलेंस फॉर्म देता है, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हो फिंगर्स में सामने की तरफ यहाँ पे आलता लगा हुआ है। तो आलता किसे कहते हैं, ये जो कलर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये मेहंदी नहीं है। लेकिन ये जो कलर्स लगे हुए हैं ना, इसको कहा जाता है आलता कहा जाता है मोस्टली। पुराने जमाने में बचपन में हम सुनते थे कि कलकत्ते का आलता जो होता है, वो ये भी एक तरीके का रंग ही होता है, लेकिन ये नेचुरली बनाया हुआ रंग होता है, जो ट्रेडिशनली यूज होता है हमारे यहाँ पे, या हमारे यहाँ में जब मैं बोलता हूँ तो यहाँ पे इंडिया में यूज होता है। क्यों यूज होता है, जब भी कोई भी आपके यहाँ पे फंक्शन है, कोई भी शादी ब्याह का मौका है, या कोई भी पूजा पाठ करवा रहे हो आप, हवन करवा रहे हो, तो ये सारे तो आपके वो वाले हैं जहाँ पे आप खुशी खुशी हिस्सा लेते हो। उसके अलावा भी जैसे किसी का देहांत हुआ है, तो उस उनके इसमें भी जो वहाँ पे कार्य होते हैं, जो भी वहाँ पे शुभ अशुभ कार्य, जो भी कार्य आप वहाँ पे करते हैं, उन कार्यों में भी ये चीजें लगती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये आपको स्ट्रेंथ देती हैं। कई घंटों तक बैठना होता है आपको पूजा में, पूजा करने के लिए, मतलब मेरे पैरों पे तो अभी तक लगा हुआ है जो पिताजी का हमने किया था। उसके बारे में भी एक दिन अलग से बात करूंगा कि जब आपके घर में किसी की डेथ होती है, और उस डेथ के बाद जो भी हम सेरेमनीज करते हैं, जो भी हम आगे के जो ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, चौथे दिन क्या करना है, छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 16 दिन तक क्या होता है, 13 दिन मोस्टली ऑल ओवर इंडिया में फॉलो होते हैं, 13 डेज तक, 16th डे तक क्या करना है, उसके आगे क्या किया जाता है, क्या होता है, ये सारी चीजें भी कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में इसके जो मेडिकल बैकग्राउंड है वो भी देखेंगे हम। सॉरी वापस ये थोड़ा अर्जेंट कॉल है। तो चाहे वो पूजा हो, अर्चना हो, कोई भी चीज है, आप उसको खुशी में मना रहे हैं, या फिर आप किसी के जाने के गम में भी जो चीजें ट्रेडिशनली फॉलो कर रहे होते हैं, उनका भी एक रीजन होता है कि क्यों इन चीजों को वहां पे किया जाता है।
या क्यों इन चीजों को वहां पे किया जाना चाहिए। आप डिप्रेशन में न जाएं, आप अपने आप को कुछ करना ले, या बहुत सारी चीजें हैं उसमें। आ, इन इन सब चीजों के बारे में भी कभी ना कभी बात करूंगा, क्योंकि मैंने पिछले, हमारे यहाँ पे तो ये प्रोसीजर्स बहुत लंबी होती है, लिटरली मोर देन 1 मंथ, 1 महीने से ज्यादा। मतलब 3 जुलाई को पिताजी का देहांत हुआ था, वहां से लेके 3 अगस्त तक मैं ये सारे ट्रेडिशंस फॉलो कर रहा था। 164 पिंडों का दान करना, बाकी की चीजें करना, बाकी का एक्टिविटीज करना। मतलब जिन्होंने मुझको सामने से फिजिकली देखा हुआ है वो लोग बता रहे हैं कि सर आप इतने थे और आप इतने हो गए हो। लेकिन ये चीजें जरूरी होती है। ये चीजें अगर नहीं हो तो आप यहाँ से भी टूट जाओगे और आप यहाँ से भी टूट जाओगे। और ये चीजें जब आप ट्रेडिशनली फॉलो करते हो तो आपको सब जगह से स्ट्रांग करती हैं। ठीक उसी तरह से ये आपके पैरों में पेंशन पहनना, गहने पहनना, बच्चों को वो सारी चीजें करना, उनके मसाज करना, ये करना, अपने शरीर का खुद ऑयलिंग मसाज और बाकी की चीजें करना, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ दिस ऑल थिंग्स होती हैं। ठीक है। सो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एक्यूप्रेशर। ये क्यों दिखा रहा हूँ या क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इन चीजों को, सॉरी, आप लोग इन चीजों को बचपन से देख रहे हैं, कर रहे हैं। सिर्फ इतना है कि हमें पता नहीं है इस चीज को किस तरह से कहाँ पे किया जाता है। पैदल चलना, पैदल चलना ऑलमोस्ट हम लोग भूल चुके हैं। मैं बुलाता हूँ, वो वापस कॉल आएगा तो बुलाता हूँ मैं आपको। पैदल चलना, ग्राउंड से कनेक्ट होना, जमीन से कनेक्ट होना हम ऑलमोस्ट भूल चुके हैं। मैंने, आप सब लोगों ने देखा होगा, या शायद आप लोगों में से कई लोग करते भी होंगे, आपको याद नहीं होगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप लोगों, हाँ, जो लोग देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं, शायद वो लोग कभी तो जमीन को पैरों से स्पर्श कर लेते होंगे। नहीं तो मोस्टली आजकल गांव में भी ये सारी चीजें कम देखने को मिलता है। जो खेतों खलिहानों में जाके काम कर रहे हैं उनकी बात अलग है। उनको फार्म्स में काम करना है, खेत में काम करना है, तो उनको मिट्टी से कनेक्ट होना ही पड़ता है। लेकिन शहर में आज सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ पीपल हु आर गेटिंग, मतलब अलग अलग बीमारियों से और अलग अलग नई नई तरीके के बीमारियों से जो ग्रस्त हो रहे हैं, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि आपके आपके शरीर की आपके ग्राउंड से कनेक्टिविटी ही नहीं है, ग्राउंडिंग ही नहीं हो रही है। जो ग्रेविटी आपसे टच होनी चाहिए, जो अर्थिंग आपको मिलनी चाहिए, बहुत सुंदर शब्द है अर्थिंग। घर में जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइट चल रही है, लैपटॉप चल रहे हैं, माइक, कंप्यूटर, पता नहीं कौन कौन सी चीजें, कितनी कितनी चीजें यहाँ पे लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, तो उस इसमें इन सारी चीजों को चलाने के लिए जो लाइट्स की जरूरत होती है, वो लाइट्स कैसे काम करती हैं, वो लाइट्स तब काम करती हैं जब सबसे पहले आपके घर में अर्थिंग जोड़ी जाती है उसके, फिर आप लाइट का कनेक्शन घर में लेते हो कि कोई भी दुर्घटना ना हो। जो भी एक्सेस है वो वहां पे चला जाए। जो भी एक्सेस एनर्जी, अचानक लोड ज्यादा आ गया, वो जमीन के अंदर चला जाएगा। बिजलियां कड़कती है बारिश के सीजन में, आप देखते हो घर के ऊपर की तरफ, या जो बड़ी बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, टावर्स होते हैं ना, उनके ऊपर आप देखोगे एक बड़ा सा धातु का लंबा सा एक मेटल का पोल होता है, बहुत बड़ा। वो क्या करता है, वो उस बिजली को दीवारों पे या बिल्डिंग पे गिरने से पहले वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। वो बिजली उसमें जाती है और इन्हीं तारों के या उन्हीं प्लेट्स की मदद से वो सीधा छोड़ दी जाती है जमीन के अंदर। नीचे एक मोटी सी बड़ी सी कॉपर की एक धातु की प्लेट रखी जाती है, वो सीधा उसमें से वो जमीन के अंदर वो लाइट्स चली जाती हैं, एनर्जीज चली जाती है। ठीक इसी तरह से हमारे शरीर को भी अर्थिंग की जरूरत होती है, और ये अर्थिंग तब तक नहीं मिलती है जब तक थोड़े समय के लिए आप नंगे पैर जमीन पे नहीं चलते। जमीन पे मतलब मिट्टी से कनेक्टेड है। जमीन पे मतलब आप घास पे चलिए, मिट्टी पे चलिए, जहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट होता है आपका जमीन से। हम लोग घर के फर्श पे नहीं चलते हैं। जो लोग फ्लोर्स में रह रहे हैं, बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, उनका तो छोड़ ही दो आप। अब बाथरूम के लिए अलग स्लीपर्स होती हैं,
घर में पहनने के लिए अलग स्लीपर्स होती हैं, बेड पे जाते समय सिर्फ स्लीपर्स उतरती है, बेड से उतरते समय फिर अलग स्लीपर्स, फिर वो 4 कदम वो स्लीपर पहन के जाना है, फिर बाथरूम वाले स्लीपर पहन के बाथरूम में, फिर वो स्लीपर वहां छोड़ो, फिर किचन की स्लीपर अलग, फिर घर में की पूरे अलग, बाहर जा रहे हैं शूज वगैरह पहनेंगे, सॉक्स पहनेंगे, फिर वहां से ऑफिस में गए तो भी है। जमीन से कनेक्टिविटी ही खत्म हो चुकी है। और जिन लोगों की जितनी ज्यादा हायर लिविंग आप करेंगे, जितना ज्यादा आप जमीन से दूर भागेंगे, जितने ज्यादा आप अर्थिंग से दूर भागोगे, उतनी ही बुरी तरह से, उतने ही मेटाफिजिकल, फिजिकल, इमोशनल सारी बीमारियां, ये तीनों नाम बार बार आप मेरे मुंह से सुनोगे, क्योंकि ये 3 प्रकार की बीमारियां होती है, फिजिकल, मेटाफिजिकल, इमोशनल। ये सारी चीजें आपको उतनी ज्यादा दिखाई देंगी यहाँ पे। तो जमीन से जुड़े रहने की कोशिश कीजिए, कम से कम रोज 10 मिनट के लिए तो कम से कम नंगे पैर जमीन से कनेक्ट हुई है। देखिए कितना ये होता है। हम्म? आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी मशीन्स दे रही है आपको लाखों रुपयों में, जिसपे सोने की वजह से आपकी बॉडी अर्थिंग मिलती है आपके बॉडी को। तो सिंपल सा है, लाखों रुपए वेस्ट करने से अच्छा रोज 10 मिनट सिर्फ। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बालकनी में थोड़ी मिट्टी लाके रख लो और उसमें पैर रखो, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। कुछ लोगों ने ये भी किया, जब उनको मैंने बताया कि आप थोड़ा अर्थिंग की तरफ ध्यान दो, तो उन्होंने एक बाल्टी में मिट्टी भर के लाई, उसमें रोज पैर डाल के बैठते हैं। तो ये बेवकूफी है, ये बता रहा है कि आपको अर्थिंग की कितनी ज्यादा जरूरत है। तो अर्थिंग्स कीजिए, करवाइए, जमीन से जुड़िए। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। घर में हम जगह नहीं छोड़ते, आप बंगलो भी होगा तो रोड से लगा हुआ बंगलो है आपका, जहाँ पे वो रोड खत्म होता है, सीमेंट का हो वो, चारकोल, सॉरी चारकोल नहीं, डामर का हो, जैसे ही वो रोड खत्म होता है आपके घर की फर्श शुरू हो जाती है, ब्लॉक्स बिछाएंगे, सीमेंट का बनवा लेंगे। बगीचा सिर्फ बगल बगल में देखने के लिए होता है, मिट्टी में पैर नहीं रखेंगे, छी पैर गंदे हो जाते हैं। जीवन चला गया हम लोगों का खेलने में, मिट्टी में, कभी गंदे नहीं हुए। लेकिन जब से मिट्टी से दूर हुए हैं तब से बीमारियां पास आना शुरू हो जाएंगी। राइट। तो ये भी कुछ चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। घास पे जब आप चलते हो ठंड के सीजन में, जब घास पे ओस पड़ी होती है, छोटी छोटी पानी की छोटी छोटी बूंदें पड़ी होती है, उस समय जब आप नंगे पैरों से उस पर घूमते हो, एक 10 मिनट 15 मिनट भी वॉक करते हो, और ये अगर रेगुलरली करते हो, कितना भी बड़ा इशू क्यों ना हो आपकी आंखों का, बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो आपकी आंखों की, विद इन 6 मंथ्स वो रिड्यूस हो जाएगी और कम हो जाएगी, कई बार तो चली भी जाती है। सिर्फ नंगे पैरों से आपको घास के ऊपर चलना होता है, वो भी कौन सी, सुबह सुबह की घास। अब जरूरी नहीं है सिर्फ ठंड में, आप बोलोगे 6 महीने बोल रहे हो, ठंड तो 6 महीने की होती ही नहीं है। तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठिए, जहाँ पे भी आसपास ग्राउंड हो वहां पे जाइए, देखिए वहां पे घास आपको गीली मिलेगी, सॉफ्ट मिलेगी। तो जो बहुत ज्यादा चुभेगी भी नहीं, लेकिन जब आप उस पे चलोगे तो ये होगा। उसके लिए हम वो पैड्स वगैरह ये वो घर में वॉक करने के लिए ढूंढते हैं थोड़ा बाहर। हाँ, अब ये भी प्रॉब्लम हो जाता है कि अब ये कोरोना के इसमें बाहर निकलिए कहना भी जुर्म हो जाता है, लेकिन जरूरी है। अगर वो पहले किया होता तो आज उससे डरने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये कौन है क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। मुझे लगता है काफी समय हो गया है, 1 डेढ़ घंटे का समय हो चुका है, 4 बज रहे हैं, 2 घंटे हो गए। तो एक छोटा सा एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आप लोग भी अपनी जगह से उठिए, थोड़ा चलिए फिरिए, बैठिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, यूरिन वगैरह करके आइए, थोड़ा सा हल्का हो लीजिए, ताकि थोड़ा आगे बढ़ चुके, और थोड़ा यहाँ पे भी थोड़ा ब्रेक की जरूरत है। ठीक है। तो हम लोग मेरे घड़ी में अभी बज रहे हैं 4:05 हो रहे हैं। हम लोग 4:15 पे वापस जुड़ेंगे। ठीक है। आप लोगों को लॉग आउट करने की या उसकी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से सिर्फ रिकॉर्डिंग्स बंद कर दूंगा। सो कहाँ से बंद होती है, पॉज, नहीं शेयरिंग, पॉज हो गया, रिज्यूम शेयर। 1 महीना हो गया और उतने उसमें इसको देखा ही नहीं है, तो सारे